तकरीबन 235 लोग आ चुके हैं और 150 से 200 लोग यहाँ पे जुड़ने अभी बाकी है। 2:30 बजे तक सब लोग आई थिंक जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आज के लास्ट सेशन में, मतलब फास्ट ट्रैक के क्लासरूम सेशन के लास्ट सेशन में मैं आप सभी लोगों का नेटसप की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के ये सेशन में स्पेशली हमने एक अलग स्पीकर को यहाँ पे हमने इनवाइट किया है, जो हमारे जोन में बहुत बार आ चुके और हमारे जोन का ही एक बहुत बड़ा पार्ट वो बन चुके हैं। तो आज उनका हम ट्रेनिंग लेने से पहले थोड़ी चीज का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम अपना मोबाइल है वो एक स्टेडी स्टेबल जगह पे रख देंगे, जिससे ये 1.5 घंटा हमें कुछ कठिनाइयां ना आए सुनने में। स्टेबल रहना चाहिए हमारा मोबाइल। आप सभी लोग नोट पैड और पेन साथ में रखना। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। साथ ही में बहुत सारे लोग वीडियोस को स्टेबल नहीं रख रहे या वीडियो ऑन नहीं कर रहे। हो सके तो ऑन करो, नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो सके तब तक आपका वीडियो ऑन रखे। आज का ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले थोड़ी चीज यहाँ पे आपको रिपीट करना चाहूंगा या बोलना चाहूंगा। आज हमारे पास टोटल जो लोग जुड़ने वाले हैं उसमें सेंट्रल वेस्ट जोन के जनवरी में एंट्री किए हुए सभी फास्ट ट्रैक अचीवर्स, मतलब मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा E1, E2, C1, C2, P1, P2 और आई एम नेक्स्ट। ये 7 कैटेगरी के लोग आज यहाँ पे हमारे पास जुड़े हुए हैं। ये जो सभी लोग हैं उन लोगों का पिछले 6 वीक से हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब 6 वीक से हम कंटिन्यूस उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। शायद इतना गाइडेंस और इतना नॉलेज तो हम फिजिकली मिलते तो भी नहीं होता था, ऐसा मुझे लग रहा है। इतना गाइडेंस और नॉलेज आज ये सभी लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। मैं सबसे पहले सेशन की बात करूं तो सबसे पहले सेशन में हमने E1, E2 के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया था पहले वीक में, जिसमें विशाल सर और अदीप सर ने ये ट्रेनिंग लिया था। साथ ही में C1, C2, P1, P2 के लिए वाटकर साहब ने एक कैबिनेट कैसा होना चाहिए उसके ऊपर एक सेशन पूरा ऑर्गेनाइज किया था। वो बहुत ही अच्छा सेशन रहा, जिसकी तारीफ भी बहुत हुई थी। उसके बाद दूसरा जो हमारा सेशन था वो सेशन रहा था किशोर परब सर का E1, E2 के लिए। किस तरह 1-to-1 करना चाहिए और ये डिजिटल वे में 1-to-1 कैसे करना चाहिए, ये सेशन पूरा किशोर परब सर ने लिया था। उसी के साथ ये डिजिटल वे में काम कैसा करना चाहिए और लीडरशिप कैसे डेवलप करनी चाहिए, टीम को कैसे मैनेज करनी चाहिए, उसके लिए भेंकर साहब ने सेशन लिया था सेकंड वीक में, जो C1, C2 और P1, P2 के लिए था। मैं आपको थोड़ा दोहराना चाहूंगा, मतलब रिपीट करना चाहूंगा कि आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग मिल चुकी है। थर्ड वीक जो हमारा था, थर्ड वीक में मुकेश चौधरी सर का E1, E2 में सेशन हुआ था कि हम कॉलिंग, फॉलोअप और क्लोजिंग के जरिए हम किस तरह काउंट ला सकते हैं, किस तरह लोगों को क्लोज कर सकते हैं, किस तरह हम बहुत सारे लॉगिन ला सकते हैं, टर्नओवर ला सकते हैं। उसी के साथ दूसरा सेशन जो C1, C2 और P1, P2 के लिए हुआ था नटू भाई चौहान सर का, जहां पे बहुत ही हमें अच्छा मोटिवेशन मिला था, बहुत ही अच्छे गाइडेंस मिला था और साथ में हमें अलग अलग स्टोरी भी सुनने को मिली थी ऐतिहासिक, जिसके जरिए हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला था। तो ये था थर्ड वीक। उसके बाद जो फोर्थ वीक रहा, जहां पे E1, E2 के लिए स्पेशली दिनेश भाई बेसानिया का हमें सेशन मिला था, जहां पे दिनेश भाई बेसानिया ने टोटल वाई नेट सर्फ और 4 बेसिक्स ऑफ नेट सर्फ बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे दिखाया और लोगों को ये डिजिटल वे में काम कैसा करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, उसका एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस दिया था। उसके बाद C1, C2, P1, P2 के और आई एम नेक्स्ट के लिए हमने सतीश सेजुल सर का सेशन किया था, जहां पे सतीश सेजुल सर ने लीडरशिप फंडे
मतलब लीडरशिप वो कैसे इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, उसके बारे में सतीश सेजूल सर ने हमें जानकारी दी थी। उसके बाद अगर मैं बातचीत करूं तो लास्ट वीक मतलब फिफ्थ वीक का जो हमारा सेशन हुआ वो हुआ था किरण बोयर सर का। मतलब हमने एक ही दिन में दोनों E1 E2 C1 C2 P1 P2 सबको इकट्ठा करके हमने किरण बोयर सर का नेटसर्फ वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग का एक सेशन किया था, जिसका भी रिस्पॉन्स बहुत ही आया अच्छा, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी पूछे। मतलब वो सेशन तो ऐसा हुआ था कि हमें क्वेश्चन आंसर को रोकना पड़ा कि चलो अभी आप इंडिविजुअली पूछ लेना। इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था और बहुत सारे लोगों की क्वेरी हमने सॉल्व की थी। उसके बाद ये 6th वीक की बात करूं, 6ठे वीक की बात करूं, तो कल कुंदन सर ने एक बहुत ही अच्छा सेशन लिया, मोटिवेशन सेशन। मतलब नेटसर्फ करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और कौन कौन सी चीज है जो हमें अंदर से मोटिवेट करती है, अंदर से इंप्रेस करती है, पैशनेट बना देती है। ये सब चीजें कल कुंदन सर ने बताई और कल का सेशन भी इतना जबरदस्त रहा कि रात तक मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि ये सेशन, इसीलिए कल ही हमने वो सेशन का क्लिप भी मार्केट में फ्लो कर दिया है। और अभी हम बात कर रहे हैं आज की, तो आज हमारा ये 6th वीक का 6th सेशन है। मतलब अगर मैं बातचीत करूं तो आज के दिन में भी हमने सभी फास्टैग अचीवर्स को यहाँ पे बुलाया है। जितने भी फास्टैग अचीवर्स है ये सभी लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं। अभी भी थोड़े लोग जुड़ना बाकी है। तो लेकिन हमने जैसे कमिट किया है, हम 2:30 बजे हमारा सेशन स्टार्ट कर देंगे। जितने भी लोग रहेंगे हमारा सेशन है वो शार्प 2:30 बजे से चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि आज के दिन जो है हमारा क्लोजिंग सेशन है और क्लोजिंग सेशन में हमने यहाँ पे नेटसर्फ के पहले डायरेक्ट सेलर, मतलब मैं बोलना चाहूंगा नेटसर्फ के जो पहले डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे नेटसर्फ की शुरुआत हुई है, उनको यहाँ पे हमने बुलाया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा दहीतुले सर का। दहीतुले सर, आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। आप बोलोगे तो हम लोगों को वर्चुअल स्टेज में दिखाई देगा। मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि दहीतुले साहब का एक वर्चुअल तालियों के साथ हम यहाँ पे स्वागत करें और दहीतुले साहब को हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं। दहीतुले सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो दहीतुले सर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का हम वर्चुअल तालियों से यहाँ पे स्वागत किया जाए। और सभी फास्ट सर आज हमारा 6th सेशन है, जिसको हम क्लोजिंग सेशन बोल रहे हैं। हमने पहले दिन पे ही लोगों को कमिट किया था कि हम 6 वीक तक ये फास्ट ट्रैक को लेके जाएंगे और आज 6वां वीक है। मतलब अप्रैल महीने के पहले वीक से ये चालू है और आज मई महीने के पहले वीक से ये चालू है। मतलब अप्रैल के लास्ट वीक से ये चालू है, आज 6th वीक चल रहा है। और हमने कंटिन्यूस यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूं तो तकरीबन आपके पहले हमने 8 से 9 ट्रेनर का यहाँ पे ट्रेनिंग हम ले चुके हैं। ये सब अभी हमारे ज्ञानी लोग बन गए हैं, मतलब हमारे सामने उनको एक फाइनली आज हमें आपके जरिए धोखा देना है जिससे वो मैक्सिमम टर्नओवर ला सके, मैक्सिमम आउटपुट ला सके। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए ये कहना चाहूंगा कि ये जोन से दहीतुले सर का बहुत ही पुराना नाता है। मतलब मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि ये जोन में अभी भाटकर साहब यहाँ के जोनल ओसीएम है। इसके पहले दहीतुले साहब ने 2 साल तक ये जोन में एक जोनल ओसीएम करके रोल निभाया है। और वो टाइम में दहीतुले साहब के क्या बोल सकता हूं मैं, परवरिश से या गाइडेंस से नट्टू भाई, दिनेश भाई और हमारे भेंडकर साहब जैसे लोग यहाँ से कैंप अचीवर हुए हैं। हमारे मुकेश जी जैसे लोग यहाँ पे कैंप अचीवर हुए हैं। तो ये जोन में सर का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले मैं दहीतुले साहब का स्वागत करने के लिए हमारे ओसीएम लोगों को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं नट्टू भाई सर को विनती करता हूं कि दहीतुले साहब का स्वागत करें। हमारे सभी ओसीएम, आज हमारा क्लोजिंग सेशन है तो थोड़ा
हम वार्तालाप ज्यादा करेंगे, बातचीत ज्यादा करेंगे। नटू भाई सर का माइक मैंने ऑन किया है, वो बोल सकते हैं दैतुल्य साहब के बारे में। थैंक यू सर, वेलकम दैतुल्य सर। थैंक यू नटू भाई। पहला तो मैं आप लोग सब लोग को बताना चाहता हूं कि मेरी पहली कैब जो लगी थी वो दैतुल्य साहब जब भी जोनल ओसीएम थे तभी लगी थी। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि दैतुल्य सर ने मेरी कैबिनेट की मीटिंग की थी अहमदाबाद ऑफिस में, जो पुरानी ऑफिस थी, और वहां पर हमको कसम दिलाई थी कि जो हम कैप नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा ये साइकिल में, तो मैं छोड़ो बाकी का। तो वो कसम बहुत काम कर गई, क्योंकि वो कसम मैंने ली थी और मैं दो नहीं था। तो भाइयों और बहनों, आज वही दैतुल्य सर यहाँ आए हैं हमारा फास्टैग का क्लोजिंग सेशन में। तो मैं नेटसफ का भीष्म पिता को प्रणाम करके स्वागत करता हूँ। अरे 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 नटू भाई बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया नटू भाई, बहुत ज्यादा हो गया। यस 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 सर, थैंक यू नटू भाई। मैं ये रविकांत बेनकर सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा कि Yes. वो स्वागत करे। सर मेरा दूसरा, हाँ हाँ मैं बंद करता हूँ, एक रुको। सर आपका अनम्यूट। हाँ अनम्यूट हो गया सर, बोलिए। हो गया क्या? यस यस, हाँ हो गया सर, ओके। हाँ अभी बात। यस, मैं नट्टू भाई से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि जब मतलब हम लोग एमसीएम में थे, मतलब हम लोग ओसीएम नहीं थे, हम लोग एमसीएम थे अहमदाबाद के, और दैतुल्ला साहब उस टाइम में एमसीएम थे। तो उनके कालखंड में हमारी दोनों की कैप एक साथ एक महीने में एक साइकिल में लगी है। और उनकी बदौलत हम लोग बाद में ओसीएम बने। मतलब हमारे सेंट्रल जोन जो अभी जो दिख रहा है आपको, उसका पूरा बेस ये दैतुल्ला साहब ने तैयार किया है। हमारी यूनिटी जो है, ये यूनिटी दैतुल्ला साहब ने तैयार की है। और जब जब हम लोग प्रॉब्लम में रहे हैं, अभी भी केविन सर को भी मालूम है, क्योंकि केविन सर उस टाइम में हमारे रीजनल मैनेजर थे अहमदाबाद के, हम दोनों के। तो जब भी हमें प्रॉब्लम आया है, दैतुल्ला साहब ने हमें सहारा दिया है। और सही में जो नट्टू भाई ने बोला कि वो पितामह भीष्म है, क्योंकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा, ये ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन प्रदीप सर भी हमें बोलते हैं या केतन सर भी बोलते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन अभी तक सभी के लिए दैतुल्ला साहब ने दिया है। तो मैं दैतुल्ला साहब को सलाम करता हूँ, ना कि मेरे सीनियर है इसलिए, लेकिन सही में उनमें वो जो गुरुपन है, वो बड़ापन है उनमें है। और सबसे बड़ी बात जो हमने उनसे सीखी है कि समर्पण करने का, और दूसरी बात यह है कि खुद को बड़ा ना मानते हुए टीम को बड़ा करो। आप टीम को आप बड़ा करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े होते हैं। ये उनसे बहुत ही मैंने सीखा है, और यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारे सेंट्रल वेस्ट जोन ये आपका ही है एक्चुअली, तो इसको बार बार आप आते रहे सर, और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, यही मेरी कामना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रविकांत सर। रविकांत सर ने ये परफेक्ट बोला, क्योंकि उस टाइम में मैं 2 जोन नहीं, 1 जोन नहीं, सिर्फ एक ही रीजन, अहमदाबाद रीजन वो संभालता था। और उस टाइम में रविकांत सर और नटू भाई सर दोनों अहमदाबाद रीजन के एमसीएम थे, मतलब। और उस टाइम में दैतुल्ला साहब ओसीएम थे, और हमने ये अचीव किया था। मैं अभी भेसानिया साहब को 2 शब्द बोलने के लिए कहूंगा। भेसानिया साहब हमारे सूरत रीजन के ओसीएम है। थैंक यू केविन सर, वेलकम दैतुल्ला सर सेंट्रल वेस्ट जोन। क्योंकि आप सेंट्रल वेस्ट जोन में तो आपका बहुत योगदान है, लेकिन मैं मानता हूँ पूरे नेटसप में पूरा योगदान आपका है सर। तो आज भाग्यशाली लोग हैं जो आपको सुनने का मौका उस सबको मिला है, फास्ट ट्रैक अचीवर को। तो मैं अगर दैतुल्ला सर के बारे में बोलता हूँ, अगर आपका भाग्य अच्छा है इसीलिए आज फास्ट ट्रैक अचीवर्स को सुनने का मौका मिला है, लेकिन हमें उससे सीखना है कि हमें भी दैतुल्ला सर की तरह आगे बढ़ने के लिए आज जो
पूरा दिलो जान से हमको देने वाले हैं सर, लेकिन हमारा माइंड ओपन रखकर अगर हम सुनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे तो सही में बहुत बड़ा ग्रोथ हम आपका होगा। तो थैंक यू सो मच दैतुले सर। सेंट्रल वेस्ट थैंक जोन यू। में बार बार आप आते रहो। और आज पूरा मतलब आपका जो 20 साल का निचोड़ है हम हमारे सब कमांडो लोगों को मिले। ओके, इसके बाद अगेंस्ट थैंक्स थैंक्स और थैंक्स। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे चौथे ओसीएम जो अभी राजस्थान रीजन को संभाल रहे हैं, ऐसे मुकेश चौधरी सर को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। मुकेश चौधरी सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली क्या है कि दैतुले सर के लिए कुछ बोलूं मैं, इतने शब्द नहीं है मेरे पास और इतना बड़ा भी नहीं हूं मैं। और लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि मेरी पूरी जर्नी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सर का है और बहुत सारी चीजें मैंने सर से सीखी है। और आज मैं टेक्निकली में जो भी पीपीटी और ये सारे बना पाता हूँ तो मैं सर की वजह से बना पाता हूँ। उन्होंने मुझे जोधपुर के अंदर क्योंकि राजस्थान में जब हम लोग शुरू किया था तो बहुत सारी चीजें सर से मुझे सीखने को मिली है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सर का मेरी जिंदगी में रहा है। तो सर के लिए कुछ बोलना, ये इतने शब्द नहीं है मेरे पास। मैं इतना ही कहूंगा कि राजस्थान और गुजरात के सभी फास्टैग अचीवर की तरफ से आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं सर सेंट्रल वेस्ट जोन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मुकेश सर। और लास्ट में अभी हमारे जोन को जो एक डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं और सेंट्रल वेस्ट जोन को पिछले 1.5 साल से जो एक कहते हैं ना कि एक मिसाल बना के रखा हुआ है, ऐसे हमारे जोन के ओसीएम वाटकर साहब को फाइनली मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। मिस्टर अजय वाटकर सर, प्लीज वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज टू वेलकम दैतुले सर। थैंक यू सर। दैतुले साहब के बारे में वैसे क्या बोला जाए, ये चारों लोगों ने तो और केविन सर ने मिलकर सब कुछ बोल तो दिया है। नेटसप की शुरुआत इनसे हुई है, मतलब नेटसप की जो गंगा है इनसे स्टार्ट होती है और पूरे इंडिया में पसरी हुई है। इनके बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो हमारा जो मेंटर मीट होता है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिगार्ड और रिस्पेक्ट अगर किसको है तो दैतुले साहब को है। नेटसप ने अभी तक जितने भी पॉलिसी डिसीजंस लिए हुए हैं उसमें हर एक पॉलिसी डिसीजन में उनका बहुत मेजर रोल रह चुका है। दैतुले साहब ये मेंटर कम है और सब जितने भी मेंटर है उनमें इनके दोस्त ज्यादा है। हम इनको पर्सनल फ्रेंड मानते हैं। हमें कहीं भी हमारी जिंदगी में कोई भी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होता है, कुछ सजेशंस अगर लेना है अच्छे का भी, तो हम अगर किसी का हमको याद आती है तो पहले दैतुले साहब हमारे नजर के सामने आते हैं। तो ये जो सेंट्रल वेस्ट जोन है जिनको उन्होंने टॉप पे लेके गया है और एक मिसाल उन्होंने खड़ी की है कि एक रीजन को, एक जोन को अगर कैसे मैनेज करना है, यूनिटी कैसे करनी है। वैसे उनकी जिंदगी में बहुत सारे अचीवमेंट है। उनके अचीवमेंट के बारे में अगर हम बोलना चालू करेंगे तो इसमें ही मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन आज हम उनको सुनने के लिए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आज जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं वो बहुत लकी है क्योंकि उनके पास नॉलेज का इतना बड़ा भंडार है। आप आने वाले 20 साल में उनको सुनते रहेंगे तो भी ये कम होगा। ऐसे बहुत ही नॉलेजेबल दैतुले साहब, हाईली रिस्पेक्टेबल दैतुले साहब, उनको मैं यहाँ से नमन करता हूँ और उनका सेंट्रल वेस्ट जोन में पुनश्च स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम दैतुले साहब। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। यस सर, यस सर। तो सर अभी हम हमारा ये आपका जो भी सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आपको सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन चाहिए क्या? नहीं कोई नहीं सर, आज मैं बातें करने वाला हूँ बस, बाकी कुछ क्या बात है। वेरी गुड गुड गुड। चलो सर ओवर टू यू नाउ। आप सेशन स्टार्ट कर सकते हो और सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि ये जो अगला 1-1.25 घंटा सर जो भी बोलने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से सुने और इनको हम हमारे नेटसप के करियर में अप्लाई करें, वो ये आपको रिक्वेस्ट है। सर ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्कार। आज के प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक्चुअली ये जो सारे ओसीएम जो मेरे बारे में बोल रहे थे, मैं इतना बड़ा बिल्कुल नहीं हूँ। ये लोग अच्छे हैं इसलिए उन्हें नजर में मैं अच्छा दिखता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बातें मेरे में नहीं है। इन लोगों के एंगल से उन्होंने उनके हिसाब से मेरे बारे में बोला है, तो सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों 4-5 दिन पहले केविन सर का मुझे कॉल आया था और केविन सर ने कहा कि हमारे जो फास्टैग अचीवर है, तो सारे फास्टैग अचीवर लीडर्स, तो इनका एक क्लोजिंग प्रोग्राम आपको लेना है। तो एक्चुअली दोस्तों वैसे कहा जाए तो
गुजरात, राजस्थान मेरा होम ग्राउंड रहा है, होम पिच रहा है, और होम पिच पे बैटिंग करने में मजा भी आता है ना जरा थोड़ा, तो खुल के बैटिंग करना है। तो सर ने मुझे बोला कि आप क्या बोलेंगे? मैंने बोला सर मुझे कुछ भी मत बोलने के लिए, मैं मेरे हिसाब से बोलूंगा, मुझे जो बोलना है बोलेंगे। मैं आज पीपीटी भी नहीं, ऐसे ही बातें करने वाला हूँ। तो कैसे बहुत दिनों के बाद एक दूसरे के साथ आए तो थोड़ा सा खुल के बातें करते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जितने सारे मैनेजर्स है, मतलब फिनिल सर है, योगेश सर है, प्रतीक सर है, आशीष सर है, ये सारे, और हमारे जितने सारे ओसीएम है, और केविन सर, आप सब लोगों ने मुझे आज आप लोगों के साथ बात करने का मौका दिया है, इसलिए मैं सबसे पहले उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और दोस्तों, आज की जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक 2-3 दिन पहले मैंने रात को एक वीडियो देखा था डिस्कवरी में, फिटेस्ट सर्वाइवल करके एक चैनल है, मतलब यहाँ पे एक एपिसोड चलता है फिटेस्ट सर्वाइवल। मतलब अगर आपको जिंदगी में सर्वाइव करना है तो फिट रहना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो था, मैं आपको वीडियो वगैरह नहीं बताने वाला, दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मैं इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि ये हमारी जिंदगी से बहुत ही अच्छे तरीके से लागू होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो ऐसा है, मतलब फिटेस्ट सर्वाइवल, अभी ये जो है लगभग बहुत सारे वीडियोस उसमें थे, तो उसमें से ये जो वीडियो है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली, ये लगभग 6 से 7 मिनट का वीडियो है। इसमें अलग अलग 2 सवाल मेरे मन में ये वीडियो देखने के बाद आए। मैं आपसे बात करने के बाद शायद आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद उन सवालों के जवाब जो मुझे लग रहे हैं, मैं मेरे हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। शायद आपका हर एक का एंगल अलग अलग रहेगा। तो वीडियो, एक क्लिप ऐसी थी कि देखिए, जंगल में सबसे ऊंचा अगर कोई है तो वो जिराफ है। और जिराफ, ये जो माँ जिराफ है, जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो ये बच्चा कितनी ऊंचाई से नीचे गिरता होगा सोचो। तो इतने ऊंचाई से ये जो बच्चा है नीचे गिरता है, जिसने अभी अभी दुनिया देखी है, और कुछ ही सेकंड में उसको जैसे वो नीचे गिरता है, बहुत जबरदस्त तरीके से झटका बैठता है। ये बच्चा सोचता होगा शायद, यार मैंने अभी अभी जन्म लिया और ये शुरू में ही पहले ही झटका, मेरी गलती क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है, पहले ही झटका उसे बैठ गया। और झटका इतने जोर से बैठा कि थोड़ी देर के लिए वो बच्चा वैसे ही पड़ा रहा, माँ उसके तरफ देखती रही। और एक 2-3 मिनट के बाद, मैं वीडियो के बारे में बता रहा हूँ, 2-3 मिनट के बाद माँ क्या करती है, चारों ओर देखती है, और चारों ओर देखने के बाद बच्चे की तरफ देख के उसको 2 राउंड मारती है। और 2 राउंड मारने के बाद वो बच्चे के पास जाती है, तो बच्चा भी थोड़ा सा आंखें खोल के उठने की कोशिश कर रहा है, इस सिचुएशन में बच्चा था। तो माँ उसके पास आती है और उसे क्या करती है, अपने लात से थोड़ा झटका मारती है। देखिए, जिराफ की लात जो होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है, मतलब शेर हो, टाइगर हो, कोई भी एनिमल हो, उसका जबड़ा फाड़ने की ताकत उसके टांग में होती है, बहुत जबरदस्त तरीके से लगता है। और जहां हड्डी में अगर लग जाए तो हड्डी पूरी तरीके से चकनाचूर, मतलब पूरे फ्रैक्चर हो सकते हैं, इतनी जबरदस्त ताकत उसके पैरों में होती है। तो वो माँ क्या करती है, माँ जिराफ माँ क्या करती है, आके बच्चों को लात मारती है। तो बच्चा और परेशान हो जाता है, यार मेरी गलती क्या है, माँ मुझे क्यों मार रही है। और शायद लात भी, तो उससे तो लात भी पता नहीं है, लेकिन झटके पे झटका बैठ रहा है, तो वो कंफ्यूज हो गया, और उसकी वजह से उठने की कोशिश कर रहा है। 2-3 बार उठता है, वापस गिरता है, 2-3 बार उठता है, वापस गिरता है। तो माँ उसके तरफ 2-3 मिनट फिर से देखती है, फिर चारों ओर देखती है, फिर उसके पास आके उसको 2 राउंड मारती है। और 2 राउंड मारने के बाद फिर उसके पास आती है, और अभी पहले से थोड़ा जोरदार झटका उसे मार, तो बच्चा दूर जाके गिरता है। तो बच्चा पूरी तरीके से परेशान, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक झटका, एक के बाद एक झटका। तो वो परेशान हो जाता है। अब उसके समझ में आता है, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये झटके बार बार मुझे बैठते रहेंगे, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वो पूरी ताकत लगाता है, और ताकत लगा के खड़ा हो जाता है। और जैसे ही खड़ा होता है, तो जहां उसे झटका बैठा, वहां से वो दूर भागने की कोशिश करता है, इधर उधर भागना शुरू करता है। और जैसे ही दोस्तों वो इधर उधर भागना शुरू करता है, ये माँ जिराफ जो है उसके पास जाती है, और फिर उसे आगोश में लेते उससे प्यार करना शुरू करती है। जो एक बाप का, माँ का और बेटे का प्यार होता है, वो शुरू हो जाता है। तो और वीडियो वहीं पे खत्म हो गया, मतलब इतना ही था, वीडियो खत्म हो गया। ये वीडियो देखने के बाद मुझे मतलब 2 सवाल मेरे मन में आए। सबसे पहला सवाल ये आया कि माँ ने उसे 2 बार लात क्यों मारी होगी, और दूसरी बात है, जब माँ ने लात मारी तो बच्चे ने क्या सोचा होगा। तो ये जो वीडियो है, इसके बाद जब मेरे मन में 2 सवाल आए, तो शायद मेरे पहले सवाल जो मन में, मतलब सवाल जो आया कि माँ ने लात क्यों मारी होगी, तो मुझे ऐसा लगता है शायद जब बच्चे का जन्म होता है ना, जन्म होने के बाद वो एक अलग सा स्मेल आता है, जिसकी वजह से जंगल में जितने सारे प्राणी हैं सबको पता चलना शुरू होता है कि कहीं पे एक बच्चे का जन्म हुआ है। और वो स्मेल ले लेके कुछ जानवर जो है शायद बच्चों को खाने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर है जिन्हें
मतलब मांस खाना अच्छा लगता है, और नए नए बच्चे का गोश्त तो बहुत टेस्टी रहता है, तो इसलिए शायद बहुत सारे जानवर आ सकते हैं। तो इसलिए माँ क्या करती है, बच्चों को लात मार के उसे वो उसमें से खड़ा करने के लिए उसे उकसाती है, और दूसरी बार जब लात मारती है तब माँ उसे शायद कहना चाहती कि बेटा, तुझे अगर तुझे अगर खुद को बचाना है तो तुझे तेरे खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। तुझे माँ के टांगों के सहारे अभी नहीं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, तुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा अगर तुझे खुद को सरवाइव करना है तो शायद ये मन में आया होगा, और इसीलिए उसने क्या किया है, तो लात मारी होगी। तो बच्चे के मन में जो आता है सवाल कि माँ ने मुझे 2 बार क्यों मारा, तो शायद बच्चे यही सोचता होगा कि यार अभी ये जो झटका अभी मुझे बैठा है, बच्चे के मन में क्या सवाल आया होगा, तो उसके मन में शायद आया होगा कि माँ ने मुझे जो मारा है, 2 बार मारा है, अभी शायद तीसरी बार भी मारेगी। मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे झटका बैठ रहा है, ये मेरा प्रॉब्लम है, अभी मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो इसका सोल्यूशन मुझे ढूंढना पड़ेगा, और प्रॉब्लम से मुझे अगर बाहर जाना है तो मेरे सामने एक ही सोल्यूशन है, फटक से उठ जाओ और इधर उधर भाग के अपने आप को बचाने की कोशिश करो, प्रॉब्लम से बाहर निकलना जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये देखने के बाद मुझे लगा कि हमारी जिंदगी में भी शायद ऐसा ही होता है। बहुत बार जिंदगी हमें लात मारती है। जब जिंदगी हमें लात मारती है तो जिंदगी हमें लात इसलिए नहीं मारती कि हम गिर जाए, जिंदगी हमें लात इसलिए मारती है कि हम प्रॉब्लम से संवर जाए और बहुत जल्दी अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो करना पड़े उसके लिए तैयार हो जाए। इसके लिए जैसे अभी कोरोना है, एक निसर्ग नेचर ने हमें बहुत जबरदस्त तरीके से झटका दिया है, कोरोना ने हमें बहुत जबरदस्त झटका दिया है। और कोरोना ने हमें क्या सिखाया, बहुत सारी बातें सिखाई है। कोरोना ने सबसे पहले हमें क्या सिखाया कि हाइजीन रहना क्या होता है। घर में जो हम लोग एक ही साथ रहते हैं, हम हमेशा सोशल मीडिया में बने रहते हैं, लेकिन अभी कोरोना ने हमें सिखाया कि घर में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना कैसे होता है। इसके बारे में ऐसे बहुत सारी बातें, नेचर में नदी का क्लियर होना क्या जरूरी है, हवा से मतलब शुद्ध रहना, बहुत सारी बातें नेचर ने सिखाई। लेकिन हम नेटसप के एंगल से अगर देखते हैं कि आप एक बहुत बढ़िया सीख कोरोना ने हमें दी है, वो ये है कि पहले हम फील्ड पे जाते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, ज्वाइनिंग करते थे, उसमें हम लोग मास्टर हो गए थे, मतलब ऑफलाइन में हम लोग मास्टर थे। लेकिन जैसे कोरोना का प्रॉब्लम आया, हम सब लोग लॉकडाउन हो चुके, घर में बैठे, तो हमें अभी बिजनेस तो करना है, तो फिर यहाँ से अलग सोल्यूशन निकालना जरूरी है। तो फिर हमने ऑनलाइन जाना शुरू किया, ऑनलाइन सीखना शुरू किया। जैसे अभी हम लोग एक दूसरे के साथ बातें करें, ऑल ओवर मतलब कहीं कहीं से, राजस्थान से लोग हैं, गुजरात से लोग हैं, एक दूसरे के साथ अभी सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। मतलब ये हमने कोरोना की वजह से सीखा है। तो जब हम लोग बोलते हैं ना कि हर एक प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छिपी होती है, तो दोस्तों ये कोरोना जो है, ये शायद प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। और जैसे इस कोरोना की वजह से आज की तारीख में पूरी दुनिया सरवाइव करने के लिए कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो हमें सरवाइव कर सकती है, तो उस इंडस्ट्री में सबसे ऊपर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसकी तरफ सब लोगों का ध्यान जा रहा है। हर रोज शाम को 5 बजे मेरा जो प्रोग्राम रहता है, उसमें एक पॉइंट के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी चल रहा है 2020, जिसमें हमारा जो टर्नओवर जो है, हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर इंडिया में जो 7,800 करोड़ आ रहा है, ये आने वाले 2025 में, मतलब सिर्फ 4.5 साल में यही टर्नओवर लगभग 64,500 करोड़ का आने वाला है। मतलब सिर्फ 4.5 साल में इंडिया में करोड़ों लोग लखपति बनने वाले हैं, करोड़ों लोग लाखों रुपए छापने वाले हैं, और ये होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो 64,500 करोड़ का टर्नओवर पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आने वाला है, ये किसके नीचे आएगा, इसका बेनिफिट किसे मिलने वाला है? तो आपके हमारे जैसे जितने सारे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इंडिया में करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, कहने का मतलब अभी यही है कि हमें ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन के लिए भी खुद को तैयार करना जरूरी है, हमारे डाउनलाइन को भी तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये करते हैं तो होगा क्या, ऑफलाइन का भी बेनिफिट मिलेगा, ऑनलाइन का भी बेनिफिट मिलेगा, और दोनों बेनिफिट अगर मिलाया जाए तो हमारा इनकम जो है 2 से 3 गुना बढ़ सकता है, बढ़ने वाला है। इंडस्ट्री तो ग्रो करने वाली है, अभी हमें खुद को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये जो 2 महीने अभी हमारे, मतलब ये जून है और जुलाई, ये जो 2 महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जून महीने में क्या है, तो जून महीने में हमारा फर्स्ट का क्लोजिंग भी है। जून महीने में क्या है, तो जून महीने में हमारा फास्ट ट्रैक का भी क्लोजिंग है, और जुलाई महीने में हमारा फास्ट ट्रैक का एंट्री है। तो ये दोनों महीने हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन ये 2 महीने जैसे हमारे अचीवमेंट के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, वैसे ये 2 महीने कोरोना भी हमारे साथ रहने वाला है।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अब हमें फोकस कोरोना की तरफ देने के बजाय अब हमें फोकस हमारा जो है ये अचीवमेंट की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉब्लम पकड़ के कितने दिन बैठेंगे? तो हमें भी उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढना जरूरी। जैसे वो बच्चा जब उसे एक बार झटका बैठा, दूसरे बार झटका बैठा तो उसने सोचा ये अभी झटका जो बैठ रहा है ये प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम से अगर बाहर निकलना है तो मुझे पटक से जल्दी से खड़ा होके भागना जरूरी है। उसने सोचा, उसने सोल्यूशन ढूंढा और उसने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और प्रॉब्लम से बाहर आ गया। तो दोस्तों अभी जैसे मैं कह रहा हूं, अभी हमें पूरा फोकस जो है ये अचीवमेंट की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। हमें प्रॉब्लम को पीछे रखना पड़ेगा, हमारे फोकस को प्रॉब्लम से निकाल के अचीवमेंट की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए हर एक आदमी को मतलब जो शास्त्र हमारा जो साइंस है, साइंस कहता है कि हर एक आदमी को 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं, 32 दांत। ऊपर 16 दांत होते हैं, नीचे 16 दांत होते हैं। साइंस के हिसाब से होते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के तो बहुत सारे कम हो गए होंगे बराबर इधर उधर, लेकिन नेचुरली जो होते हैं तो 32 दांत होते हैं। कुछ लोगों के सोने के हो गए, किसी के चांदी के भी हो गए, लेकिन 32 नेचुरली होते हैं, बराबर है। अभी कुछ लोगों ने तो पूरे 32 निकाल के नए 32 बिठाए होंगे, नहीं अभी। तो चलो आते हैं मेन पॉइंट पे। तो सबको 32 दांत होते हैं, बराबर है। अभी देखो 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं। 32 दांत, 16 ऊपर 16 नीचे, बराबर है। और हमें एक जीभ, एक टंग होती है, एक जीवा है, एक जबान हमें है, बराबर है कि नहीं? अभी ये जो जबान है हमारी, बराबर, ये जो टंग है, आप कोशिश करो नीचे वाले जो 16 है उसको अंदर से हर एक टीथ को टच करने की कोशिश करो। कोशिश करो आप 16 के 16 नीचे वाले इसको टच कर सकते हैं क्या? करो कोशिश। सभी 16 दांतों को कोशिश करो। जिसको है वो चेक कर सकता है, जिसको नहीं है उसका छोड़ दीजिए। टच करिए, होता है टच 100%, बराबर है। अभी ऊपर वाली जो 16 है उसको अंदर से टच करने की कोशिश करो। हर एक दांत को हम अंदर से टच कर सकते हैं क्या? देखो कर सकते हैं। मतलब 16 और 16 32 दांतों को हम अंदर से टच कर सकते हैं। अभी एक काम करना है, ये जो हमारे 32 दांत है, नीचे वाले 16 ऊपर वाले 16, इसको बाहर से टच कर सकते हैं क्या? हर एक दांत को चेक करो, चेक करो, सबको टच कर सकते हैं। मतलब 32 दांत ऐसे हमारे जिसको हम अंदर से भी टच कर सकते हैं, बाहर से भी टच कर सकते हैं, बराबर है। अभी देखिए, लेकिन आप मुझे बताइए, जब एक दांत में कुछ अटक जाता है ना, एक दांत में कुछ अटक जाता है तो हमारी जीभ जो है, हमारी टंग जो है वो क्या करती है? वो जहां पे अटक गया ना वहीं पे बार बार वहीं पे घूमती रहती है, वहीं पे अटकती रहती है, आगे पीछे आगे पीछे। मतलब 31 दांतों में कुछ भी अटका नहीं है, उधर नहीं जाती है वो। जहां पे अटका है ना वहीं पे वो अटक जाती है, वहीं पे आगे पीछे उधर ही रहती है। देखिए अगर यहाँ पे मेरे कुछ नीचे जो है, यहाँ पे एक दांत में कुछ अटका है तो मेरा इधर का दांत ऐसा है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये जीवा, ये जीभ अगर हमारी यहाँ पे, टंग हमारी अगर यहाँ पे जाएगी तो बोलेगी वाओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर बाजू में जाएगी, वाओ इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर भी कोई प्रॉब्लम, इधर भी। मतलब एक ही जगह पे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो वहां पे नहीं जाती है। जाती कहाँ पे है? जहाँ पे प्रॉब्लम है। मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारी जिंदगी भी ऐसी है। 31 चीजें हमारी अच्छी हो, एकदम बढ़िया हो, हमारा ध्यान उधर जाता ही नहीं है। लेकिन 32वां छोटा सा कोई प्रॉब्लम है ना तो हमारा पूरा ध्यान उधर जाता है। मतलब अच्छी चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाए ना तो हमारा पूरा फोकस वो वहां पे चला जाता है। तो इससे सीखना क्या है, जरूर इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि इस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठेंगे तो हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है इसी में चली जाती है, हमारा जो माइंड है इसी में खर्च हो जाता है। तो उसके बजाय क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जो अच्छी चीज है अगर उसके तरफ हम फोकस करें, जो पॉजिटिव चीज है उसके तरफ अगर हम फोकस करें तो वहां से हम कुछ बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं, बराबर कि नहीं है? चलो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अभी की सिचुएशन में हम सबको, जितने सारे फास्ट ट्रैक अचीवर अभी है, हम सबको क्या करना है? तो फास्ट ट्रैक का अचीवमेंट करना है। अगर फास्ट ट्रैक का अचीवमेंट करना है, जुलाई में फास्ट ट्रैक आ रहा है, उसमें हमें अपग्रेड करना है। अगर हमें फास्ट ट्रैक का अचीवमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सारी बातें, मतलब बहुत सारे लीडर्स ने जैसे 1 to 1 कैसे करना है, अचीवमेंट कैसे करना है, प्लानिंग कैसे, एग्जीक्यूशन कैसे, बहुत सारे सेशन आप लोगों के हो चुके हैं। मैं उसमें नहीं जाने वाला, मैं उसमें जाने वाला नहीं हूँ। और मेरे सामने रविकांत सर दिख रहे, जो प्लानिंग मास्टर है, कैलकुलेशन में बहुत कुछ बारी दे देते हैं। उल्टा मैं उनका सुनता और लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ हर बार। तो बहुत कुछ आप लोगों का हो चुका है, मैं उसमें नहीं जाने वाला। लेकिन मैं आपसे एक बात बताने वाला हूँ, अगर हमें अचीवमेंट करना है, अगर हमें फास्ट ट्रैक का अचीवमेंट करके
मतलब ये जून में अचीवमेंट करना है, जुलाई में हमें अपग्रेड करना है, हाई फ्लायर भी है हमारे पास, हाई फ्लायर का भी फायदा उठाना है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, तो हमें हमारे नीचे से राइजिंग स्टार ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, E1 ज्यादा निकालने पड़ेंगे, E2 ज्यादा निकालने पड़ेंगे, E3 ज्यादा निकालने पड़ेंगे। जितनी ज्यादा संख्या इसकी होगी उतना ज्यादा हमारा अचीवमेंट होने वाला है, जितना जल्दी अचीवमेंट होने वाला है, बराबर है। अगर ये अचीवमेंट करना है, राइजिंग स्टार E1 E2 E3 की संख्या बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं उसके लिए, एकदम छोटा सा मंत्र है। देखिए, अगर हमें गन्ने का जूस 1 गिलास भर चाहिए, 1 गिलास भर गन्ने का जूस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक गन्ना, उस क्रशिंग वाला मशीन जो होता है जूस वाला, एक गन्ना जूस डालेंगे तो उसमें से 1 गिलास हमें गन्ने का जूस मिलेगा, बराबर है कि नहीं? अगर हमें 10 गिलास चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 गन्ने के जूस गन्ने डालने पड़ेंगे। 100 गन्ने का जूस चाहिए तो हमें 100 गन्ने डालने पड़ेंगे। मतलब क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ज्यादा जूस चाहिए तो ज्यादा गन्ने का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब मुझे अगर अचीवमेंट करना है तो मुझे सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये जो गेस्ट है, गेस्ट कवरिंग एक्टिविटी की तरफ मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वही वो बेस है जो हमें बहुत कुछ ऊपर तक रिटर्न दे सकता है, बराबर है। तो चलो अभी ये कहां से गेस्ट कवरिंग एक्टिविटी करना है, उसके तरफ फोकस करना है। ये महीना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगला महीना उससे भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये गेस्ट कवरिंग एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, किस हिसाब से कर सकते हैं, तो आपका हर एक का अपना अपना प्लानिंग है, आप लोगों ने अपने अपने कैलकुलेशन सबने की है। मैं मेरे हिसाब से छोटा सा सजेशन देने की कोशिश करता हूं, अगर आपको सही लगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर रोज शाम को 5 बजे, हर रोज शाम को 5 बजे मेरा एक गेस्ट मीटिंग का कॉमन प्रोग्राम रहता है, बराबर है। और इस प्रोग्राम में होता यह है, बहुत सारे लोग ज्यादातर गेस्ट को नीचे बिठाने की कोशिश करते हैं। आप भी अगर पॉसिबल है तो आप भी ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को बिठा सकते हैं। आप फील्ड पे हो, प्लानिंग करो लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन बिठाना है तो वहां पे फिजिकली आपका होना जरूरी नहीं है। आप जहां भी हो, फील्ड पे हो, लेकिन अगर प्लानिंग करते हो, लोगों को बिठाते हो, लोगों को लिंक भेजते हो, तो वो ज्वाइन हो जाएंगे। और दोस्तों, अभी तक पिछले कुछ दिनों से जब मैंने शुरू किया तो मुझे, मेरे पास ये फीडबैक आया है, यहाँ से प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छा रेशो है जहां से लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा, ये रियल है इसलिए बताने में मुझे भी होगा क्योंकि उसका मुझे कॉल आया था। तो इसमें कैसे हो सकता है, ये कितना बड़ा टूल आपके लिए साबित हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि दोस्तों, जो 26 तारीख की बात है, 26 तारीख, तो 26 तारीख को एक व्यक्ति अपने यहाँ पे ऑनलाइन प्रोग्राम में, किसी ने लिंक भेजा, वो लिंक देख के ज्वाइन हो गया, ठीक है, 26 तारीख की बात है। लिंक देख के ज्वाइन हो गया, मतलब आ गया प्रोग्राम में 5 बजे, 1 घंटा उसने प्रोग्राम सुना। फ्री रजिस्ट्रेशन है, जैसे मैं कहता हूँ फ्री रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद हमारे पास सामने 57 टाइप के प्रोडक्ट है, आपको जितने रुपए के लेना आप ले सकते हो। अलग अलग टाइप का डिस्काउंट है, हाईएस्ट डिस्काउंट 30% तक होता है। मई महीना इसलिए 40% है, जो आने वाले 2 दिन के बाद खत्म होगा, हाईएस्ट हमारा 30% है। तो उस हिसाब से मैंने बताया, उसने वो सुना, उसे अच्छा लगा उस व्यक्ति ने, और उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन कर दिया और मैं प्रोग्राम में जैसे बोलता, उसने किया क्या, दूसरे दिन लगभग 22 लोगों को लिंक भेजा। उसने 22 लोगों को लिंक भेजा और 22 में से लगभग 18 लोग ऐसे थे जिन्होंने वो प्रोग्राम सुनने के बाद रजिस्ट्रेशन किया। एक ही दिन ना, एक दिन पहले उसने सुना, रजिस्ट्रेशन किया, दूसरे दिन उसने 22 लोगों को भेजा लिंक प्रोग्राम में, उसमें से 18 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया एक ही दिन में, एक ही दिन में। अभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका मुझे कॉल आया और उसने मुझे बोला, सर आप जो प्रोग्राम में लास्ट में जो पाथ फाइंडर के बारे में जो बोलते हैं ना, कि करियर करना है तो नेटसप में अलग अलग स्टेजेस है, और वो अगर फॉलो करते हैं तो 5 से 6 साल में एक अच्छा करियर बन सकता है, अच्छे पैसे आ सकते हैं। लेकिन सर उसके बाद आप जो बोलते हैं ना, एक फास्ट ट्रैक वाला जो मामला है, ये एग्जैक्टली क्या है जो आप बोलते हो कि फास्ट ट्रैक की कोई एंट्री करता है और 3 साल तक नेटसप जैसे कहता है वैसे अगर फॉलो करते हैं तो 3 साल के बाद लगभग 1,13 करोड़ रुपए आ सकता है, और 3 साल के बाद 15 दिन का 8,19,250 आ सकता है। सर मुझे उसके बारे में बताओ। तो मैंने उसे नाम वगैरह पूछा और मैंने पूछा उनसे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, तो उसने बताया, सर आपका प्रोग्राम सुन के मैंने रजिस्ट्रेशन किया और ऐसा ऐसा हुआ, अभी 18 लोगों का मेरा टीम एक दिन में बन गया। ये सुनने के बाद मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया कि लोग किस हिसाब से सोचते हैं, किस हिसाब से फायदा उठाते हैं। तो बाद में देखा मैंने कि बंदे में सच में दम है, कुछ अलग करना चाहता है। फिर मैंने आधा घंटा उसे फास्टैग के बारे में वर्चुअली ऐसी फोन पे बात बताई कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, 3 साल वगैरह सब कुछ जो आप सब लोगों को पता है। दोस्तों उसने बाद में क्या कहा मालूम है, उसने मुझे ये कहा कि सर अभी देखिए आने वाले समय में मैं क्या करता हूँ। और दोस्तों उसने जो 18 लोग हैं
उनको यही बताया जो इसने इस हिसाब से गेस्ट अटेंड करने के। और ऐसे करते करते दोस्तों 5 मीटिंग हो गए उसकी। पहले मीटिंग में वो ज्वाइन हो गया, उसके नीचे टीम बढ़ना शुरू हो गया, 5 मीटिंग उसके बाद नीचे नेटवर्क बढ़ता गया। और 6ठी मीटिंग में, कल की मीटिंग अटेंड होने के बाद दोस्तों कल रात उसका मुझे फोन आया था, अभी 6 मीटिंग में उसका डाउनलाइन बन गया है लगभग 128 लोगों का। आप बिलीव कर सकते हो? सिर्फ 1 घंटे का मीटिंग सुन के, प्लानिंग करके 128 लोगों का टीम बन गया 6 दिन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई मालूम है इसमें? उसका खुद का राइजिंग स्टार हो गया, L1 हो गया, L2 हो गया, L3 सब हो गया उसका। देखो ना इतना बड़ा। और उसने लॉगिन कैसे किया मालूम है? जो प्रोग्राम में मैं बोलता हूँ कि 1000-1200 रुपए का, 1000 रुपए का लॉगिन, तो उसने बहुत सारे लोग उसके 1000, 1200, 1500, हाईएस्ट लॉगिन उसका कुछ 2750 वाला एक लॉगिन है। एक दो लॉगिन 2000 के ऊपर है, बाकी सब छोटे छोटे लॉगिन है। लेकिन उस हिसाब से उसने काम किया। और कल जब फोन आया तो उसने मुझे बोला सर ये ऐसा ऐसा हो गया। ये सुनने के बाद मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि देखो एक आधा टूल कितना किसी से फायदा कोई उठा सकता है, तो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल उस व्यक्ति का है। और उसने कल मुझे क्या बताया मालूम है? मैं भी थोड़ा हैरान हो गया। कल उसने मुझे बताया सर ये जो अभी जब मैंने भाषा के बारे में बोल रहा था उस टाइम पे मैंने फनपेस के बारे में भी उससे बात की थी कि ऐसा ऐसा है, करेंगे तो ये भी अचीव हो सकता है। लेकिन उसके लिए अभी ऑलरेडी 6 महीना और 3 महीने एक्सटेंडेड 9 महीने का, उस हिसाब से मैंने बता दिया था ये जून में खत्म होने वाला है। तो उसने कल मुझे बताया सर ये फनपेस का टारगेट तो मैं किसी भी हाल में मेरा 100% अचीव करूंगा, उसके लिए जो करना पड़े मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगा, तो मेरा फनपेस तो गारंटेड हो जाएगा। देखो अब बंदा लॉगिन कब किया है, दिन कितने हुए, और बात करता है मैं फनपेस अचीव कर रहा हूँ किसी भी हाल में। और वो ये कह रहा है सर जुलाई महीने में मैं फास्ट ट्रैक में तो एंट्री करूंगा, लेकिन मेरे लेफ्ट साइड से एक और राइट साइड से एक, मैं 2 लोगों को साथ में लेके फास्ट ट्रैक में एंट्री करूंगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब ये जो है, होता क्या है हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं नेटवर्क में, जिसका फायदा लेके आप बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं, एक जबरदस्त अचीवमेंट कर सकते हैं। 3 टूल का अचीवमेंट करने के लिए वहां पे फोकस होना बहुत जरूरी है। और एक बार अगर आपने डिसाइड किया मुझे किसी भी हाल में करना है, बस बाकी मालूम नहीं है, मुझे किसी भी हाल में कुछ बड़ा करना है, तो ये हो सकता है, 100% हो सकता है। मैं मेरा एक छोटा खुद का एग्जांपल आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मेरे साथ हुआ है, तो ये जिस व्यक्ति की वजह से हुआ, वो व्यक्ति भी यहाँ पे प्रोग्राम में हाजिर है, इसलिए मैं शेयर करना चाहूंगा। कोरोना के पहले की बात है सर, एक प्रोग्राम था और बहनकर साहब और मैं एक जगह पे हम लोग दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, होटल के बाहर बातें कर रहे थे। तो हमारे योगेश सर जो मैनेजर है अहमदाबाद के, अगर कहाँ पे है तो अभी दिखाई नहीं देंगे, बहुत सारे लोग हैं, कहाँ पे हो गए योगेश सर। तो योगेश सर आए और हम लोग बातें कर रहे थे, रविकांत सर मैं बातें कर रहे थे, योगेश सर आए। योगेश सर ने आके मेरी तरफ देखा और कहा सर वजन कितना बढ़ गया है सर, और ऐसे पेट पे हाथ में रख घुमाया और कहा सर क्या है सर, कितना, मतलब ये जो ब्लेजर है उसका बटन भी नहीं लग रहा है सर, क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और शायद उन्होंने ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया होगा, लेकिन मैंने मजाक में नहीं लिया। मैं पूरा दिन बेचैन था, पूरा दिन बेचैन था। मैं रात को भी मैं टेंशन में था, यार ये सर बोल रहे सच में यार मेरा बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया। अगर ये ब्लेजर मैंने लिया था, स्टिच करके लिया था उस टाइम पे तो परफेक्ट था, अभी बटन भी नहीं लग रहा, मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि शेड्यूल ही इतना टाइट रहता है कि बाकी सब मतलब एक्सरसाइज करे तो कब करे, खाने में टाइम नहीं रहता है, दिन भर प्रोग्राम, रात भर जर्नी, और फ्लाइट से जाना आना है, फिर तो पूरा सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि रात में जर्नी रहता है तो खाने में भी टाइम नहीं मिलता है, सब गड़बड़ हो जाती है। तो क्या करें। और ऐसे में दोस्तों कोरोना आया, और हम हमेशा बोलता हूँ हर प्रॉब्लम कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, घर से बाहर निकलना बंद हो गया। तो जैसे लॉकडाउन आ गया तो बहुत सारी जगह पे व्हाट्सएप पे बातें चलने लगी कि अभी घर में बैठ के खा खा के अभी हमारा पेट और फूलने वाला है, सबका वजन बढ़ने वाला है। तो मैंने सोचा सबका वजन बढ़ने वाला है, मैं इसको रिवर्स लेता हूँ, मेरा वजन कम क्यों नहीं होगा, चलो मैं इसको इस हिसाब से लेता हूँ। और सबसे पहले मुझे फिर से योगेश सर की याद आ गई, अरे योगेश सर ने बोला था ऐसा ऐसा, तो मैंने बोला अभी जब योगेश सर से मिलूंगा तो मैं कुछ अलग दिखना चाहिए। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया बस मुझे मेरा वजन कम करना है। और दोस्तों मैंने क्या किया मालूम है, 5:30 बजे, बराबर अभी 2 महीना हो गया ऑलरेडी, 5:30 बजे मैं सुबह उठता हूँ, 5:30 से 6 बजे मैं फ्रेश हो जाता हूँ, 6 से 7 1 घंटा मेरे घर में मेरा एक पर्सनल जिम है, मेरे खुद के लिए मैंने बनाया हुआ है 3rd फ्लोर पे, वहां पे मैं जिम करता हूँ, मैं और मेरा बेटा। तो 6 से 7 बजे मैं हर रोज पिछले 2 महीने से वहां पे जिम में मतलब एक्सरसाइज करता हूँ। 7 से 8 मैंने योगा का क्लास लगाया, जिसमें मैं और मेरी बीवी हम दोनों क्लास में, ऑनलाइन क्लास है।
और जब 84.6 केजी 86.4 केजी का जो हमारा वजन था दोस्तों, 84.6 जो वजन था दोस्तों, जब मैंने शुरू किया उसके पहले, और आज मेरा वजन है 78.2 केजी। 78 पॉइंट मतलब लगभग 6.25 किलो वजन मैंने कम किया है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है योगेश सर। थैंक यू वेरी मच। आपने बात बात में कहा, लेकिन उसका बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा फायदा मुझे हुआ है। मतलब अगर ठान लिया तो ये हो सकता है। देखो हम भी एक बात ठान लेते हैं, बहुत बार ठान लेते हैं कि बस अभी कल से आग लगा दूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, इतने बजे उठूंगा, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। बहुत बार हम लोग ठान लेते हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे होती है मैं आपको बोलता हूँ। देखिए बहुत बार ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महीने में मेरे खुद के ऊपर मैंने लागू किया, इसलिए मुझे इसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मैं आपसे भी एक एग्जाम्पल के बारे में बताना चाहूंगा कि ठीक है, बहुत बार हम लोग डिसाइड करते हैं कि फील्ड पे जाना है ना, तो जल्दी उठेंगे, सुबह उठ के ना पूरा मोटिवेशनल स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे, दिन की शुरुआत अच्छे करेंगे, और फुल पूरी धार लगा के फील्ड पे उतरेंगे और जबरदस्त आग लगा देंगे। सोचते हैं हम लोग कि कल से बस सुबह, तो 6 बजे का अलार्म हम लोगों ने लगा दिया। 6 बजे जब अलार्म होता है ना, तो हमारी आदत है क्या है, हम ऐसा करते हैं और अलार्म को क्या कर देते हैं, स्नूज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। थोड़ी देर और सोते यार, थोड़ी देर और सोते, बाद में उठते, बाद में पक्का थोड़ी देर के बाद उठते हैं, और फिर बाद में क्या हो जाते हैं, हम लोग सो जाते हैं, बराबर है कि नहीं। फिर 7:30 8 बजे, और एक बार सोने के बाद जब नींद खुलती है ना, तो 1.5-2 घंटा तो बीच में आराम से चला जाता है। तो फिर होता क्या है मालूम है, जिस दिन की शुरुआत हम लोग एक सक्सेस के साथ शुरू कर सकते थे, उस दिन की शुरुआत ही हमारी हार के साथ होती है। दोस्तों ये 1.5 घंटा जाना ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप होता है कि जिससे हार स्टार्ट होती है। अगर दिन की शुरुआत हम जीत के साथ करेंगे ना, तो दोस्तों दिन भर हम जीतने के चांसेस ज्यादा है, और जिस दिन की शुरुआत ही हार से करते हैं ना, तो उसमें जीतने का तो दोस्तों चांस है ही नहीं है। ये एटीट्यूड हमारे अंदर शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सुबह 6 बजे अगर उठना है ना, तो 6 बजे का भी अलार्म लगाओ, 6:05 का भी अलार्म लगाओ। 6 बजे का अलार्म लगा, ऐसे नींद में आदत है पुरानी, इतनी जल्दी जाएगी नहीं, लेकिन ऐसे हाथ करके स्नूज भी किया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सोने के लिए बीच में 5 मिनट और है, क्यों? क्योंकि 6:05 के बाद फिर से अलार्म है आपके पास। आप सोचते हैं ना कि चलो यार 2 मिनट और सोते, 2 मिनट नहीं, चलो 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे दिया, सो जाओ 5 मिनट। लेकिन 6:05 पे जब अलार्म होता है ना, तो आपके सामने अभी 2 ही ऑप्शन रहेंगे, एक तो बेड से नीचे उतरो, नहीं तो आपको सोना है। बेड के नीचे उतर के अगर फ्रेश होना चाहते हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके दिन की शुरुआत जीत से होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो यार मुझे सोना है, आप सो सकते हैं, 100% सो सकते हैं। आपका बेड है, आपकी नींद है, आपकी बॉडी है, आपका करियर है, आप सो सकते हो। लेकिन सोने के पहले आपको एक काम करना है। क्या करना है मालूम है? 2 मिनट के लिए बेड से नीचे उतर के हमारा जो मनी पर्स पॉकेट होता है ना, उसको बाहर निकालो, उसमें से 500 का नोट निकालना है और उसके 4 टुकड़े करना है। 4 टुकड़े करना है। 4 इसलिए कि बाद में उसको चिपका ना सके, इसलिए 4 टुकड़े करना है, और यह ऐसी जगह पे रखो जो दिन भर आप 4-4 बार उसे देख सके, और फिर अभी आराम से सो जाओ। अभी आपने जुर्माना भर दिया 500 रुपए का, अब पूरा दिन आपका, आप सो सकते हो। अब सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास सो जाओ। अभी गिल्टी फील भी नहीं करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी पनिशमेंट, जैसे डिपार्टमेंट में पुलिस पकड़ता है, लाइसेंस नहीं है या कुछ है, तो एक बार उसने रिसीट दे दिया, तो उस रिसीट को दिन भर दिखा दिखा के हम लोग बच सकते हैं। तो ऐसे अभी 500 का नोट फाड़ दिया आपने, तो आपने आज के दिन का तो पूरा परमिशन खुद के लिए ले लिया, जितना चाहे उतना सो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे दिन सुबह वापिस 6 बजे अलार्म होगा, फिर वही करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर 6:05 को अलार्म होगा। अभी 6:05 को अलार्म के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है अगर मुझे ये करना है तो मुझे 500 का नोट फाड़ना पड़ेगा। और मैं आपको जिंदगी में हमेशा के लिए बोलता हूँ, एक बार अगर आपने नोट फाड़ा ना, जिंदगी में दोबारा आप नोट फाड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया था ना ऐसे ही करना है, तो मैंने खुद से कमिटमेंट किया था कि अगर मैंने 5:30 बजे शुरुआत नहीं की तो मैं 2000 का नोट फाड़ूंगा। और दोस्तों वैसे 2000 मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पैसे का रिस्पेक्ट करता हूँ, उसे फाड़ने के लिए मुझे कोई हक नहीं है। तो मैंने खुद से कमिटमेंट किया है कि 5:30 बजे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी हाल में उठूंगा। और उस हिसाब से दोस्तों आज मुझे इतनी आदत हो गई है कि कुछ भी हो गया तो परफेक्टली मुझे 5:30 का अलार्म लगा तो 5:30 के पहले मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद से कमिटमेंट किया, अगर मैंने गलती की तो मुझे 2000 का नोट फाड़ना है। आप थोड़ा कोशिश करके देखिए, आपको बहुत सारा फायदा इससे मिल जाएगा, बहुत सारा फायदा इससे मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि
अगर आपने कुछ डिसाइड किया मुझे करना है तो करना है। कभी कभी क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कल से जबरदस्त काम करना शुरू करूंगा, बराबर है, अब मैं ऐसे करूंगा, इसको मिलूंगा, इसको मिलूंगा, इसको मिलूंगा, और बीच में 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन के बाद बीच में गैप आ गए तो हम सोचते यार ये मजा नहीं आ रहा यार, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या हो जाता है, हमारा मूड जो है चला जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा। अपने आप को इस सोच के साथ लेके जाना है, क्या है मालूम है? आप मुझे बताइए, बारिश के दिन है और आप पैदल रास्ते से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, रास्ते से जा रहे हो, पैदल चलते चलते आपका पैर फिसल गया और आप कीचड़ में गिर गए। आपका पैर फिसल गया, आप कीचड़ में गिर गए, कपड़े खराब हो गए। अभी हम ऐसा सोचते हैं क्या कि यार अभी कपड़े तो ऐसे भी खराब हो गए, तो क्यों उठना है कीचड़ से, सोते ही रहते हैं आराम से, अभी पड़े हैं ऐसे ही कीचड़ में, तो कीचड़ में ही पड़े रहेंगे, ऐसे सोचते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हम झटके से खड़े होते हैं, ये देखते हैं किसी किसी ने देखा तो नहीं, हम ऐसे सोचते हैं और हम क्या करते हैं, कपड़े झटक के वापस खड़े होते हैं। दोस्तों, ये जो है ना, कीचड़ में गिरने के बाद जो खड़ा होता है ना, उसे जिंदगी कहा, उसे जिंदगी कहा जाता है। प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम को पकड़ के नहीं बैठना, हमें खड़ा होना है, इमीडिएटली खड़ा होना है, और वो होता है जिंदगी। देखिए दोस्तों, नेट्सअप में भी मैं हमेशा बोलता हूँ, जितने सारे सक्सेसफुल लोग हो चुके हैं, जितने सारे आज की तारीख में महीना 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 16 लाख छाप रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे, ये सारे लोग, या बाहर मार्केट में भी देखो जितने सारे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज है ना, ये जो सक्सेसफुल लोग बने हैं ना, ये सारे सक्सेसफुल लोग किसी अस्पताल में इन्होंने जन्म नहीं लिया है। किसी कोई भी आदमी अस्पताल में जन्म लेते समय ही ग्रेट पर्सनालिटी नहीं बना है। उसे ग्रेट बनने के लिए उसने अपने आप को एक चॉइस बनाया कि मुझे जिंदगी में बड़ा बनना है, चॉइस दिया है खुद के लिए, चॉइस दिया है। मैं आपको उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि देखिए होता क्या है, एरोप्लेन के बारे में देखते। चलो एरोप्लेन, देखिए एरोप्लेन क्या होता है, रनवे पे स्पीड में ऐसे स्पीड पकड़ता है, और स्पीड पकड़ने के बाद क्या करता है, वो टेक ऑफ करता है, बराबर क्या? अभी टेक ऑफ करता है। अभी जो टेक ऑफ करता है तो एरोप्लेन चला कौन रहा है? पायलट चला रहा है, और हम लोग बैठे हैं एरोप्लेन में। और कैसे बैठे मालूम है? बेल्ट बिल्ट लगा के बैठे हैं। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है, यार ये टेक ऑफ बराबर करेगा कि नहीं करेगा, कुछ हो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गया तो, कितना भी टेंशन आए, हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी करना है वो करने वाला है, बराबर है कि नहीं? टेक ऑफ अच्छा होगा बुरा होगा, बहुत सारे लोग भगवान का नाम लेते थे, भगवान का नाम लेते रहते, कुछ लोग आंख बंद करके, मतलब अंदर का डर, कितना भी डर हो, कितना भी डर आपके अंदर है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं टेक ऑफ कैसे लेना है, वो जो भी है पायलट के हाथ में, बराबर है? तो टेक ऑफ ले लिया, उसके बाद आता है जर्नी, बराबर? टेक ऑफ लेने के बाद जर्नी आ गया। अभी एरोप्लेन का जो पायलट है उसके सामने 2-3 ऑप्शन है। एक तो उसको ऊंचाई पे लेके जाना है, मतलब 31,000 से 35,000 फीट के दौरान उसको लेके जाना है, डोमेस्टिक के लिए उतना रहता है। स्पीड जो एरोप्लेन का है लगभग 810 से 840 किलोमीटर के आसपास रखना है, तो वो बराबर हाइट पे जाता है, स्पीड रखता है, हाइट रखता है, उसका काम चालू है, बराबर है? अभी जैसे ही जिस डेस्टिनेशन पे आना है तो वो क्या करता है, लैंड करना है। अभी लैंड करते समय लैंडिंग कैसे करेगा, हमारे हाथ में है क्या? नहीं है। वो सॉफ्ट लैंड भी कर सकता है, हार्ड लैंडिंग भी कर सकता है, और ज्यादा प्रॉब्लम आए तो क्रैश लैंडिंग भी कर सकता है, कैसे भी लैंडिंग कर सकता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब टेक ऑफ भी हमारे हाथ में नहीं है और लैंडिंग भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, ये बीच वाली जो जर्नी है ना, ये हमारे हाथ में, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जर्नी में क्या करते हैं, एक बार जैसे डरते हैं या जो भी कुछ है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही एरोप्लेन में बैठे हैं तो सो जाते, पहले तो सो जाते। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, जर्नी में उन्हें शराब पीना अच्छा लगता है तो बहुत सारी शराब पीते रहते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट में तो शराब फ्री में मिलती है, तो इतनी शराब पीते हैं, वो शराब उन्हें मजा आता है बस, मतलब ऐसा लगता है इसका तरफ देखने का, इसका जन्म सिर्फ अल्कोहल पीने के लिए हुआ है, ऐसा लगता है, इतनी शराब पीते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मूवी देखते रहते हैं, इंजॉयमेंट चल रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बाजू में जो बैठा है उसके साथ बातें करते हैं, दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं, ये होता है जर्नी। मतलब टेक ऑफ हमारे हाथ में नहीं, लैंडिंग हमारे हाथ में नहीं है, बराबर कि नहीं? लेकिन हमारे हाथ में क्या है, बीच वाला जर्नी हमारे हाथ में, बराबर कि नहीं? तो जो ये जो टेक ऑफ है, टेक ऑफ को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा बर्थ है। बर्थ मतलब बच्चे का जन्म जो है। अभी हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में है क्या? अमीर के घर में होगा या गरीब के घर में होगा, भारत में होगा या अमेरिका में होगा, हमारा जो कलर है काला होगा या गोरा, मतलब जन्म हमारे हाथ में नहीं है। कौन से रीजन में, कौन सी रिलीजन में हिंदू रहेगा, मतलब अलग अलग जो जितना कुछ भारत में है, तो हम कौन सी जात में जन्म लेंगे, हमारे माँ बाप कौन हो गए, अमीर हो गए या गरीब हो गए, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। मतलब हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं है। हमारा मृत्यु, टेक ऑफ हमारे हाथ में है क्या? नहीं है। हमारा मृत्यु कैसे होगा, कब होगा, कोई हाथ में नहीं। तो हमारे हाथ में एक ही चीज है, ये बीच वाला कार्यक्रम,
बराबर है कि नहीं? तो ये जो बीच वाला, तो बी मतलब बर्थ, डी मतलब क्या हो गए, डेथ, और बी और डी के बीच में क्या आता है, बी और डी के बीच में आता है सी। अंग्रेजी में देखते हैं ना ABCD, तो बी और डी के बीच में आता है सी। सी मतलब आता है चॉइस। अब हमें हमारी जिंदगी कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है, बराबर है कि नहीं? फिर यहाँ पे हम कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं? तो कुछ लोग बस जिंदगी गुजारना है, दिन काटना है, इसलिए दिन काट सकते हैं। कुछ लोग मस्त मजा करना है, मौज मस्ती करना है, ऐसे इस हिसाब से दिन काटते हैं। कुछ लोग बस कुछ नहीं है, सोने के लिए बस दिन रात बटाने क्या है तो सोने में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है, और वो उस हिसाब से जीते हैं, बराबर है कि नहीं? मतलब बी और डी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सी जिंदगी जीने का चॉइस हमारे हाथ में है। जिंदगी को कैसे बनाना है, किस लेवल तक लेके जाना है, मेरी लाइफस्टाइल क्या होगी, मेरे बच्चों की लाइफस्टाइल क्या होगी, हमारे खानदान में हम क्या करके, हमारे खानदान में आज तक किसी ने किया नहीं है, ऐसा कुछ मुझे करना है, शायद इसलिए भगवान ने मुझे जन्म दिया है। तो अभी जो मेरे हाथ में है उससे एक अच्छे लेवल तक लेके जाना ये मेरे हाथ में है, बराबर कि नहीं? तो उस हिसाब से सी चॉइस जो है ना ये हमारे हाथ में। और जर्नी में भी देखिए, टेक ऑफ हमारे हाथ में नहीं, लैंडिंग हमारे हाथ में, हमारे हाथ में क्या है, बीच वाला। लेकिन जो बीच वाला जर्नी है उसमें भी कभी कभी टर्बुलेंस आता है कि नहीं आता है, उसमें भी कभी कभी एयर प्रेशर का प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है, इसमें भी कभी कभी जो एरोप्लेन है बहुत सारे क्लाउड के बीच में से जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा सिक करता है कि नहीं करता है। मतलब ये जर्नी में भी थोड़ी सी तकलीफें आती है। वैसे ही दोस्तों जो हम काम करते हैं, हमारा चॉइस हमारे हाथ में है, तो जिंदगी बनाते समय प्रॉब्लम्स आएगी कि नहीं आएगी, परेशानी आएगी कि नहीं आएगी, 100% आने वाली। फिर भी हमें हमारा फोकस जो है एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाना है। प्रॉब्लम्स आएंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉब्लम्स आएंगे, जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मैं जो जी रहा हूँ किस लिए जी रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मेरा अचीवमेंट क्या है, मेरा फोकस क्या है। और मेरा फोकस अगर जिंदगी बनाए तो मेरे बच्चों के हाथ में एक अच्छी लाइफस्टाइल देना ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देना ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसलिए जो करना पड़े वो करने के लिए मुझे खुद को तैयार रहना पड़ेगा। मुझे हमेशा जब मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूँ ना, तो मुझे हमेशा एक मूवी याद आता है। एक मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा करके, ऋतिक रोशन जो है उसमें हीरो है। तो उसमें एक लास्ट में एक डायलॉग है, बहुत प्यारा डायलॉग है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मतलब जब कभी भी मुझे मूड आता है तो आईने के सामने खड़ा होकर मैं खुद की आंखों में आंखें डाल के ये डायलॉग बोलता हूँ। मैं आपके सामने ये डायलॉग बोलना चाहूंगा। ये जो डायलॉग है, जब अहमदाबाद में एक प्रोग्राम हुआ था उस टाइम पे भी मैंने इस डायलॉग के बारे में बोला था। ये डायलॉग बिल्कुल सही और बहुत ही बेहतर है। आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के आप डायलॉग सर्च करो, उसमें ये डायलॉग आपको मिलेगा। बस कुछ नहीं है, उसे याद करने की कोशिश करो और बस कुछ नहीं है, आईने के सामने खड़ा रह के बोलने की कोशिश करो, बहुत मजा आता है उसमें। तो वो डायलॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। वो डायलॉग ये है कि दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से मिलो तुम, खोले अपनी बाहें, हर पल हर एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो दोस्तों जिंदा हो तुम, तो जिंदा हो। तो दोस्तों ये जो शेर है, आप अगर आपके आंखों में आंखें डाल के अगर बोलना शुरू करोगे ना, अपने अंदर एक अलग सा इंस्पिरेशन मिलता है, ताकत मिलती है आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी अच्छी जीने के लिए। बहुत मजा आता है इससे। और हर बार सिर्फ मेहनत करके सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को एक लेवल तक लेके जाना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हर दिन अपना नहीं होता है, कभी कभी काम करते वक्त सक्सेस भी मिलता है, कभी कभी सक्सेस नहीं मिलता है हमारे हिसाब से। तो उस समय पे कभी कभी हमें हमें खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को हमेशा मोटिवेट रखना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि एक ऑथर है इंग्लैंड के, जिनका नाम है जेके रोनो। जेके रोनो करके एक ऑथर है, ये रियल स्टोरी है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो इंग्लैंड के ऑथर है जेके रोनो, ये एक बहुत ही अच्छी राइटर है, बहुत ही अच्छी राइटर है, बहुत अच्छी किताब लिखती है। तो उसके दिमाग में एक सब्जेक्ट आया कि मुझे इसके ऊपर एक किताब लिखनी है। एक सब्जेक्ट था और उसके ऊपर उसने सोचा मुझे किताब लिखनी है। उसका हस्बैंड उसको छोड़ के गया था, उसका छोटा बेटा था, तो दिन भर वो काम करती थी, बेटे को भी संभालती थी। रात को बेटे को सुलाने के बाद रात को वो टाइपराइटर लेके क्या करती थी मालूम है? तो उसके दिमाग में जो बुक था, वो जो बुक था जिसके बारे में वो लिखना चाहती थी, तो उस बुक के बारे में वो टाइपिंग करती थी, दिमाग में जो आता था टाइप करती थी। ऐसे बहुत महीनों तक उसने
दिन रात एक करके उसके दिमाग में जो भी कुछ है उसके ऊपर एक बुक बनाया, और बुक बनाने के बाद वो एक बढ़िया बुक बनाया, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया था, बढ़िया बुक बनाया। और उसने सोचा इस बुक का भी पब्लिश करना है, तो अलग अलग पब्लिशर के पास हो गई कि ये बुक आप पब्लिश करो, ये बुक आप पब्लिश करो, लेकिन किसी ने भी उसे हाथ तक नहीं लगाया, हाथ भी नहीं लगा। 4 साल चले गए बीच में, 4 साल। देखो दोस्तों, एक जेको रानो जो लेडी जिसका हस्बैंड छोड़ के गया है, जिसका छोटा बच्चा है, उसको सुलाने के बाद रात को कितने सारे महीने जाग के उसने बुक बनाया, और उस बुक को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसे सिचुएशन में एक दिन ये जो हमारे वार्नर ब्रदर्स है, वार्नर ब्रदर्स मतलब अमेरिका के मास मीडिया के बहुत बड़े टाइकून है, बहुत बड़े टाइकून, बहुत बड़ी व्यक्ति है, तो उनकी नजर उस बुक के ऊपर गई। उन्होंने उस बुक को पढ़ा, और देखने के बाद, पढ़ने के बाद उन्हें लगा यार इस बुक के ऊपर बहुत अल्टीमेट, बहुत जबरदस्त मूवी बन सकती है। और उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई जो सुपर डुपर हिट रही है, और उस मूवी का नाम है दोस्तों हैरी पॉटर, हैरी पॉटर। और वो जैसे वो बुक बनी, वो मूवी बनी, ये जो बुक था जेकरानो का, ये बुक इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ। पहले वो सब पब्लिशर के पास जाती थी कि मेरा ये बुक छापो छापो छापो, पब्लिश करो, कोई हाथ नहीं लगा रहा था। जैसे मूवी सुपर डुपर हिट हुई और बुक था हैरी पॉटर, तो सारे पब्लिशर उसके पास आने लगे, अब दिन उसका था। और दोस्तों 4 साल तक 1 रुपए का इनकम नहीं हुआ, और इतनी सारी मेहनत जो है उसने लगाई थी, 1 रुपया फायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों थोड़े ही दिनों में उसके पास आ गए $2200 करोड़ रुपए, $2200 करोड़ रुपए। अरे $2200 करोड़ जो आ गए ना, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड की रानी जो है, महारानी, उससे भी अमीर बन गई। मतलब कहने का मतलब क्या है, तो नेटसब में करियर हमारा 100% बनता है, 100% बनेगा। लेकिन कभी कभी जब सक्सेस नहीं आता है ना हमें, तो हमें गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। दिमाग में इतना ही रखना है, अगर यहाँ पे इतने सारे लोगों का करियर बना है, इतने सारे लोगों ने करियर बनाया है, मेरा भी करियर 100% बनेगा। ये बात पहले दिमाग में। सक्सेस, देखिए मैंने कहा हर एक दिन अपना सक्सेस का नहीं होता है, हर एक दिन सक्सेस का नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद गिव अप नहीं करना है, अपने आप से हमेशा मोटिवेटेड रखना है। और जैसे मैंने वो शेर आपको बोला है ना, आंखों में आंखें डाल के हर सुबह बोलने की कोशिश करो, इंस्पिरेशन मिलता है, पावर मिलती है, ताकत मिलती है। बस कुछ नहीं है, इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो गए, यही प्रोडक्ट, यही प्लान, यही सिस्टम, यही सब कुछ लेके अगर ये लोग इस ऊंचाई तक जा सकते हैं, 100% मैं भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता हूँ। शायद कहीं पे छोटी सी मेरी गलती है, उस गलती के ऊपर हमें फोकस करना है, उस गलती को ढूंढने की कोशिश करिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आज के तारीख में अगर हम देखते हैं कि अभी जून महीना चालू है, बराबर है, और यहाँ मेरे सामने जितने सारे आप लोग हो, आप सारे लोगों ने क्या किया है, आप सारे लोगों ने जनवरी में फास्टैग में एंट्री लिया है, बराबर है। और हमारा ये जून जो है क्लोजिंग का, देखो ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ ना 5 मिनट में, अभी जो बोलने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सीरियसली सुनने की कोशिश करो, सीरियसली समझने की कोशिश करो। सर जैसे मैंने कहा, जेकर रानो 4 साल में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उसे। 4 साल के बाद एक ही हफ्ते भर में उसे इतना मिला कि इंग्लैंड की रानी से सबसे अमीर बन गई, इंग्लैंड की रानी से। तो मैं अभी यही बात आपसे कहने वाला हूँ कि अभी आपका ये जून महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फास्ट ट्रैक मेंटेन करना है, आपको फास्ट ट्रैक अचीव करना है, और अगले महीने जुलाई में आपको फास्ट ट्रैक में एंट्री लेना है। तो अभी ये महीने की बात करते हैं, चलो जून में। अभी आप जून में अगर फास्ट ट्रैक अचीव करते हो तो क्या होने वाला है, और नहीं करोगे तो क्या होने वाला है, चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी हमारे पास लगभग 30 दिन है, और 30 दिन में दुनिया इधर की उधर हो सकती है, 100% हो सकती है। इसलिए मैं आपको बताने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो जून महीना है, मुझे किसी भी हाल में मेरा फास्ट ट्रैक अचीव करना है। करने से क्या होगा, चलो पहले मैं बोलता हूँ करने से क्या फायदा होगा। हमने जनवरी 2020 में फास्ट ट्रैक में एंट्री ले ली है, जो बेसिक वाले उनके लिए बोल रहा हूँ, अपने अपने क्लब के हिसाब से सब लोगों को पता है कब फास्ट ट्रैक अचीव करना शुरू किया। जो बेसिक लोग हैं उनके लिए मैं बात करूंगा, क्योंकि वो लोग ज्यादा रहेंगे। कि देखिए जनवरी 2020 में, देखो समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2020 में आपने फास्ट ट्रैक में एंट्री ले ली है, बराबर है। और हमारा फास्ट ट्रैक का जो प्रोजेक्ट है 1000 दिन का, ये क्या कहता है कि साल में 2 सेमेस्टर है, 3 साल में 6 सेमेस्टर है। ये 6 सेमेस्टर अगर हम परफेक्टली अचीव करते करते आगे जाएंगे, तो 6 सेमेस्टर खत्म होने के बाद हमारे अकाउंट में 1 करोड़ 13 लाख गारंटेड जमा हो सकते हैं। जो रविकांत सर ने कैलकुलेशन दिया है, बहुत परफेक्ट दिया है, बहुत सही कैलकुलेशन रविकांत सर ने दिया है कि अगर हम अचीव करते हैं
तो 3 साल के बाद हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा 1,13,00,000 रुपए। और 3 साल के बाद हर 15 दिन का, मतलब अभी जनवरी 2020 है, तो अगर हम फास्टैग बराबर मेंटेन करते जाएंगे, जून का मेंटेन करेंगे, इसके बाद वाला जुलाई में एंट्री करेंगे, और ऐसे 6 सेमेस्टर परफेक्ट मेंटेन करते हैं तो 2023 मतलब 2020 है, 21, 22, 23, 2023 में क्या होगा मालूम है? आपके अकाउंट में टोटल जमा हो जाएंगे 1,13,00,000 रुपए। और इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? आपका 15 दिन का इनकम शुरू हो जाएगा 8,19,250, बराबर है। अगर आपने ये मेंटेन नहीं किया, चलो कि जून में किसी कारणवश आपके हाथ से फास्टैग निकल गया, क्या होगा मालूम है? तो आप जुलाई में फिर से फास्टैग में एंट्री करोगे। अगर ये मेंटेन नहीं हो तो जुलाई में फिर से फास्टैग में एंट्री करोगे। जुलाई 2020 में अगर एंट्री करेंगे तो जुलाई 2023 में आपके 3 साल पूरे होने वाले हैं, और तब आपके अकाउंट में जमा हो गए 1,13,00,000, तब आपका 15 दिन का चेक आ सकता है 8,19,250। लेकिन हुआ क्या मालूम है? जो जनवरी में आपका महीना 16 लाख शुरू हो सकता था, 6 महीने का आपको 1 करोड़ आ सकता था, वो 1 करोड़ रुपया डायरेक्ट पोस्टपोन्ड हुआ है, जो जुलाई में स्टार्ट होकर दिसंबर के बाद मिलेगा। समझ में आ रहा है? मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? जो 6 महीना पहले हो सकता था, अगर जून में हम एंट्री कंप्लीट करते हैं, हमारा फास्टैग मेंटेन करते हैं, तो 2023 में हमारा जो है बराबर 6 सेमेस्टर पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारा इनकम हर 6 महीने का एक धोखा स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम जून महीने में अचीव नहीं करते हैं, तो यही एक धोखा हमारा 6 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। तो लॉस कितना हो गया मालूम है? कितना लॉस होगा? 1 करोड़ रुपए का लॉस। अरे 1 करोड़ रुपए का लॉस करने के लिए कितने दिन जिम्मेदार है मालूम है? ये 30 दिन जिम्मेदार है, ये 30 दिन। मतलब डेली कितना हो गया मालूम है? डेली कितना हो गया? 3 लाख से ज्यादा रुपए। मतलब हर दिन, अभी जून महीने का हर दिन आपका डिसाइड करेगा आप 3 लाख प्लस में जाने वाले हैं या 3 लाख माइनस में जाने वाले। मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब लोग अचीवर हो, एक ऊंची सोच लेके काम कर रहे हो, आपको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जून महीने का हर एक दिन आपका डिसाइड करने वाला है कि एक दिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, एक दिन की वैल्यू है दोस्तों 3 लाख रुपए। 3 लाख ये जून महीने की आपकी, क्योंकि वो 6 महीने के बाद, 6 सेमेस्टर के बाद वो 1 करोड़ का जो सवाल है ना, वो इस महीने से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा 1 करोड़ का, ये महीना डिसाइड करने वाला है। और ये 1 करोड़ मतलब 3 लाख रुपए हर रोज के, 3,33,000 रुपए हर रोज के है दोस्तों। तो अपने आप से सवाल पूछो कि कितना सिंसियरली अभी हमें काम करना पड़ेगा हमारे लिए। ये कितना इंपॉर्टेंट है आज की समय में कि हमें किसी भी हाल में इसी महीने में फास्टैग अचीव करना है। प्रॉब्लम की तरफ छोड़ो, प्रॉब्लम को नहीं, अभी फोकस करो अचीवमेंट की तरफ। प्रॉब्लम्स तो जिंदगी भर आते ही रहेंगे, उसको पकड़ के बैठना नहीं है। ये जो यहाँ पे एक जगह पे प्रॉब्लम है, छोड़ो इसको, 31 जगह पे बहुत अच्छा है, वहां पे फोकस करो, वहां से अचीवमेंट करो। प्रॉब्लम को पकड़ के मत बैठो, ये प्रोडक्ट नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, ये प्रोडक्ट नहीं इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखो, एक बात ध्यान में रखो, हमारे पास 57 प्रोडक्ट है, 2, 4, 5, 6 प्रोडक्ट तो नीचे शॉर्टेज आता रहेगा, ये तो होता रहेगा, दिस इज बिजनेस। हमारा फोकस अचीवमेंट की तरफ होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जिससे मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज मिला, और मुझे लगता है कि ये आपके साथ मैं शेयर करूं, आपको भी एक अच्छा मैसेज मिल सकता है। दोस्तों, थॉमस एडिसन जो है ना, थॉमस एडिसन सबको पता है कितने बड़े साइंटिस्ट है, वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट है। तो उनके एक लैब थी, और उनके लैब में वो क्या करते थे, केमिकल के अलग अलग ट्रिक, मतलब एक्सपेरिमेंट उनके चलते थे, अलग अलग टाइप के केमिकल्स में ये डालो वो लिखते थे, और जो भी उसमें से निष्कर्ष जो भी फाइनल निकलता था नोट डाउन करते थे। उसमें से कुछ नया नया इन्वेंशन करने के बारे में कंटिन्यूअसली काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, काम करते करते गलती से एक केमिकल जो दूसरे में डालने के बजाय वो तीसरे इसमें डाला गया, और इसी वजह से क्या हो गया, स्फोट हो गया। और जैसे स्फोट हो गया, अभी केमिकल है तो फास्ट जलता है, इमीडिएटली हाई एक्सप्लोजन है, तो इमीडिएटली क्या हो गया, बाहर भाग गए, लैब से बाहर भाग गए। और जैसे ही ये केमिकल ने स्फोट, मतलब इससे उधर उधर करके सब केमिकल ने जलना स्टार्ट किया। अभी वो बाहर भाग गए, आवाज इतना जोर से आया, उसके घर बाजू में घर था, तो उनका बेटा भागते भागते बाहर आया, और बेटा बाहर आया और बेटे ने पिताजी से कहा, पापा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा होगा जिसकी वजह से अभी आग लग गई है, एक काम कर, माँ को बुला, ये आतिशबाजी कैसे होती है, माँ ने अभी तक देखा नहीं है, तो चलो उसे देखने दे कि आतिशबाजी कैसे चलती है, कैसे जलता है, कैसे होता है। जैसे पटाखे लगाने के बाद जैसे होता है ना, वैसे हो रहा था, क्योंकि केमिकल है।
तो उन्होंने कहा माँ को बुला, जल्दी बुला, उसने कभी देखा नहीं होगा तो ये नजारा वो देख पाएगी। तो बेटा परेशान हो जाता है, यार पापा की लैब जल रही है, उसमें इतना सारा समय उन्होंने लगाया, इतनी सारी मेहनत की है, कितना कुछ किया है, वो जल रहा है, उसमें परेशान होने के बजाय पापा बोल रहे हैं माँ को बुला, तो वो परेशान हो जाता है। और वो बाप से मतलब सिटीजन से बोलता है, पापा आप, मुझे समझ में नहीं आया, आप टेंशन में आने के बजाय आप उधर देख के माँ को बुलाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या है? तो उस वक्त उन्होंने जो सेंटेंस कहा ना, बहुत ही प्यारा सेंटेंस, और मैं हमेशा उस सेंटेंस को मेरे अंदर हमेशा रखता हूँ, हमेशा रखता हूँ। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो मेहनत मैंने की थी ना, सिर्फ मेहनत नहीं जली है, मेहनत के साथ साथ मेरी बहुत सारी गलतियां भी इसके अंदर जल के खाक हो गई, बहुत सारी गलतियां भी इसमें गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल से मैं फिर से नई शुरुआत करूंगा, फिर से मैं नए अचीवमेंट की तरफ स्टार्ट करूंगा, नए फ्रेश माइंड के साथ, क्योंकि मेरी गलतियां पूरी की पूरी क्या हो गई, अभी जल गई है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि नेटसप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ समय पहले कुछ भी नहीं थे, जीरो थे, अपनी कोई पहचान नहीं थी, जीरो थे, लेकिन यही लोग जीरो से हीरो हो गए। देखो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग आने वाले समय के सभी करोड़पति लोग हो, आप महान मतलब बहुत बड़े लीडर बनने वाले। इसलिए कुछ छोटी छोटी बातें जो मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिलता है, मैं आपसे शेयर करने के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे नेटसप में कुछ भी नहीं थे, मतलब कोई जानता नहीं था, कुछ थोड़े बहुत रिश्तेदार छोड़ के कोई जानता नहीं था, मतलब जीरो थे, सोसाइटी में जीरो थे, बाकी दोस्तों में जीरो थे, कुछ खास नहीं थे। नेटसप में आ गए, हीरो बन गए, जबरदस्त अचीवमेंट किया, हीरो बन गए। लेकिन हीरो बनने के बाद फिर वो एटीट्यूड आता है ना, साथ में ईगो आता है, बहुत सारी चीजें लेके आता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा आता है, और बहुत सारा पैसा आने के बाद, बहुत सारी चीजें आने के बाद हुआ ये कि हवा चली जाती है और उसमें बहुत सारी गलतियां हो गए, और गलतियां होने की वजह से क्या हो गए, ये हीरो से फिर वापस क्या हो गए, जीरो हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे, मैं अगर नाम बताना चालू करूं तो बहुत सारे नाम है। पहले जीरो थे, हीरो बन गए, बहुत सारी गलतियां की, जीरो हो गए। लेकिन जीरो होने के बाद उसमें से कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया, नहीं यार ये अभी मेरे से नहीं होने वाला, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया। लेकिन कुछ लोग उसमें से ऐसे भी थे जिन्होंने बोला मैंने क्या क्या गलतियां की, पहले गलतियां ढूंढो, कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से मैं हीरो से जीरो हो गया। उन्होंने वो गलतियां नोट डाउन की, खुद से कमिटमेंट की, इसके बाद ये गलतियां मैं फिर कभी नहीं दोहराऊंगा, और उसके बाद जो उन्होंने काम शुरू किया, अब वो फिर से हीरो बन गए, और सिर्फ हीरो नहीं बने दोस्तों, अब नेटसप में वो सुपर हीरो बन गए। तो कहने का मतलब एक ही है कि गलतियां होती है, हर एक से होती है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती को पकड़ के मत बैठो। और दूसरी एक चीज है, हर बार गलती से सीखने की कोशिश करो, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर नो चैलेंज नो सक्सेस, नो चैलेंज नो सक्सेस। अभी अपने पास्ता के बारे में दिखे ना, कितने सारे लोग नेटसप में हैं, गुजरात की बात करें तो कितने सारे लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोग होने के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि इतने सारे लोगों ने फास्टैग अचीव किया है, सबने चैलेंज एक्सेप्ट किया है? क्या पे इंपॉर्टेंट है, नो चैलेंज नो सक्सेस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मोर चैलेंज मोर सक्सेस, मोर चैलेंज मोर सक्सेस। आप जितना चैलेंज उठाने के लिए तैयार होगे, उतना ज्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है, उतना ज्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है। और एक 10-15 मिनट सर मैं बात कर सकता हूँ केविन सर? हेलो केविन सर, हेलो? यस 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 कंटिन्यू। हाँ थोड़ा, क्योंकि क्या है, नहीं क्या होता है बैटिंग मोड में आ गए तो अभी शतक नजदीक आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ आखिरी ओवर खेल लेता हूँ, ब्रेकअप करता हूँ, तो एक 10-15 मिनट और बात करता हूँ। 20 मिनट तक बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो हमेशा है ना खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करो। अचीवमेंट करना है, प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम को पकड़ के मत बैठो, सक्सेस की तरफ जाते रहो, और अचीवमेंट के लिए काम करो। अचीवमेंट के लिए काम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, मैं देखता हूँ कि सीनियर आता है ना तो उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसे सीनियर चला गया, फिर से अपना पुराना कार्यक्रम चालू। मतलब क्या है, वो सीनियर को दिखाने के लिए काम करते, खुद के लिए काम नहीं करते, सीनियर को दिखाने के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे, आप सभी लोगों से, क्योंकि आप सभी लोग सीनियर हो, आप आने वाले समय में बहुत कुछ अचीवमेंट करने वाले, तो आपको एक ही रिक्वेस्ट करना है, खुद के लिए काम करो। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो इससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक 5 साल का लड़का है, माँ के पास आता है, 5 साल का लड़का माँ के पास आता है, और माँ के पास आके बोलता है क्या, मम्मी मम्मी आई लव यू। तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा आई लव यू टू, आई लव यू टू। वही बेटा बड़ा होता है, 16 साल का होता है, और 16 साल का होने के बाद मम्मी के पास आता है, बोलता है मम्मा मम्मा आई लव यू। तब मम्मी बोलती है
कितना पॉकेट मनी चाहिए बोल। बाकी कुछ नहीं बोलती, क्या बोलती है, कितना पॉकेट मनी चाहिए तुझे बोल। यही बेटा अभी क्या होता है, एक 25-28 साल का हो जाता है, तो वो एक दिन माँ के पास आके बोलता है, मम्मा मम्मा आई लव यू। माँ बोलती है, कौन है वो, नाम बताओ उसका, क्या करती है बोल, क्या करती है, नाम क्या है उसका। यही लड़का 40 साल का हो जाता है, मम्मी के पास एक दिन आता है, बोलता है मम्मा मम्मा आई लव यू। मम्मा बोलती है, मैंने बोला था तुझे शादी मत कर, तूने सुना नहीं मेरा, मैंने बोला था तुझे शादी मत कर, तू पछताएगा, उसके साथ शादी मत कर, लेकिन तूने सुना नहीं। बराबर कि नहीं। वही लड़का बड़ा होता है 60 साल का, 60 साल के होने के बाद माँ के पास आता है और बोलता है मम्मा आई लव यू। मम्मा बोलती है, अभी मैं किसी भी पेपर के ऊपर साइन करने वाली नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं साइन करने वाली नहीं है। मतलब मम्मा को पता होता है बेटा क्या कहना चाहता है। दोस्तों ऐसे ही है, डाउनलाइन क्या बोलना चाहती है बगैर बोले सीनियर को समझता है, तो उसको टोपी लगाने का कार्यक्रम कभी भी नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीनियर आया तो सामने ऐसे दिखाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन ये सीनियर जो होते हैं ना दोस्तों, ये माँ की तरह होते हैं, उन्हें सब पता होता है कि बेटा क्या बोलना चाहता है, उसके बोलने के पहले वो समझ जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक ही बात है, मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ और इसी के साथ मैं मेरा सेशन खत्म करना चाहूंगा। क्योंकि ये जो स्टोरी है ये हमारे बिजनेस से बहुत ज्यादा लागू होती है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, मेरे पास BMW होनी चाहिए, मेरे पास रोल्स रॉयस होनी चाहिए, मेरे पास बेंटली होनी चाहिए। मतलब दुनिया की जो भारी वाली गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। हर एक अपना सपना होता है, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे एक आदमी था, उसका बड़ा सपना था कि मेरे पास एक भारी वाली गाड़ी होनी चाहिए। तो उसका सपना था बेंटली कार मुझे लेना। और बेंटली मतलब आज की तारीख में पूरी दुनिया ने वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कार बेंटली। तो वो उस हिसाब से मेहनत करता है, बेंटली कार उसके पास आ जाती है। जैसे काले कलर की बेंटली कार लेता है और वो चलो अभी घूमने निकलते हैं, सपने वाली कार है। तो गाड़ी में बैठ जाता है, एसी लगाता है, थोड़ा सा म्यूजिक लगा देता है और मस्त खुश हो जाता है क्योंकि उसका समय पूरा, और जोर से रास्ते से जाना शुरू हो जाता है। और ऐसे थोड़ी देर आगे रोड पे चला जाता है तो सामने से जोर से पत्थर आता है और पत्थर आके उस कांच के ऊपर आता है। उसकी कांच जो है सामने की क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसे बहुत गुस्सा आता है, इतनी महंगी वाली कार है और किसने पत्थर मारा। वो बहुत गुस्सा हो जाता है, आगे जाके गाड़ी साइड में लगाता है, पैदल चल के आता है, देखता है इधर उधर कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो थोड़ा पीछे आके देखता है तो वहां पे एक छोटा सा लड़का खड़ा था, उसे लगता है शायद इसने पत्थर मारा होगा। वो पैदल चल के, गाड़ी छोड़ के पैदल चल के जाता है लड़के के पास, उससे बोलता है कि तूने पत्थर मारा है क्या। तो लड़का बोलता है हाँ मैंने पत्थर मारा है। तुझे पता है क्या कितनी महंगी कार है, कितनी महंगी कार है जिसकी ग्लास तूने तोड़ी है, तो उसका भरपाई, उसका नुकसान जो मेरा हुआ है, तो क्या उसका पैसा दे पाएगा क्या, क्यों पत्थर मारा है तूने। वो लड़का बोलता है सर, उसके आंखों में आंसू थे, बच्चे के आंखों में आंसू थे। वो बोलता है कि सर ये बाजू वाला जो घर ये मेरा है, मेरे माँ बाप बाहर गए हैं, मेरे माँ बाप बाहर गए, गाँव में गए, और मेरा बड़ा भाई जो है लगभग आधा 1 घंटा हो गया है, मैं उसे उठाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे उठ नहीं पा रहा। कर रहा है, उनका लीडर कौन है लीडर। तो वो कहता है कि ये गधा है जो सबसे आगे है। तो ये बोलते हैं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपना होम कंटिन्यूअसली चालू रखते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, फिर दूसरा शिष्य आता है भागते भागते और कहता है महाराज भागो 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 भागो, बहुत सारे गधे हमारे यहाँ होम हवन की तरफ जोर से आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा है। तो बोलता है एक शेर है। तो साधु महाराज बोलते हैं अभी भागो, अभी भागने का समय आया है। तो कहने का मतलब दोस्तों एक ही है, हम हमारी टीम के शेर हैं। हम हमारे टीम को कैसे रखते हैं, क्या ताकत देते हैं,
किस सोच के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड है आपको कितना सक्सेस मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं मेरा स्पीच जो यहाँ पे आज खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइम लिमिटेशन सर ने बोला है कि आपको इतना बोलना है। फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिला, इसलिए मैंने आज जानबूझ के कोई पीपीटी बनाया नहीं, क्योंकि पीपीटी बनाया तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा। मैंने सोचा चलो जैसे हवा लेके जाएंगे उस हिसाब से आपके साथ बातें करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और ये महीना आप लोगों के लिए बढ़िया जाए, आप सब लोग अचीव करें, अगले महीने हाई फ्लायर बने और जबरदस्त पैसा कमाए, जबरदस्त करियर बनाए। इसी के साथ मेरा स्पीच यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दैतुले सर ने 1.25 घंटे में विदाउट पीपीटी हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो बहुत ही प्रैक्टिकल थी। और कभी-कभी होता है ना कि पीपीटी हमें लिमिट कर देता है, लेकिन जब हम दिल से बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं, तो सब ऐसी चीजें बाहर निकलती है जो अपने लोगों के लिए निकलती है। तो आज जो भी हमारा 320 लोगों का 30 लोगों का काउंट था, वो भी वहां का वहां, ये सभी लोग इसमें रहे। और विथ क्रिस्प एंड क्लियर सर ने हमें एक प्रॉपर मैसेज दिया कि नेट्सअप में आगे बढ़ना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज और अलग अलग एग्जांपल दिए, लेकिन उनका एक ही था कि फास्ट ट्रैक में टिके रहे और फास्ट ट्रैक में कंटिन्यूस आगे बढ़ते रहे, तो ही नेट्सअप में आपका जो एक लेवल अचीव करना है, एक पायदान पे जाना है, आप वहां पे जा पाओगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल स्पीच। सभी ओसीएम और मैनेजर्स की तरफ से मैं और सभी हमारे अचीवर्स, फास्ट ट्रैक अचीवर्स की तरफ से मैं आपको यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगा। एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मैसेज दिया है यहाँ पे। तो आज का ये प्रोग्राम क्लोज करने के पहले मैं भटकर साहब को यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे जितने भी फास्ट ट्रैक अचीवर्स है यहाँ पे आए हैं, ये क्लोजिंग सेशन हो चुका है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप सभी लोगों का सर्टिफिकेट ये रेडी है, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपको जून तक अचीव करने के बाद मिलने वाला है। मतलब तो हमने जुलाई मंथ का डेट डाल के आपके लिए सर्टिफिकेट बना के रखा है। तो ये इन्हीं लोगों को मिलने वाला है जो ऑलरेडी जून तक अपना फास्ट ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो आप डेफिनेटली करो। उसके बाद हम एक बार एक ऐसा मीट वापस लेंगे जिसमें हम आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो क्लोजिंग मैसेज के लिए और ये साइकिल अभी जो 2 दिन है, मतलब आज और कल, मतलब कल भी ये एक्सटेंड होने वाली है। आज के दिन में आप अपना काउंट जो भी है डाल दो, कल के दिन में ये एक्सटेंड होगी। आज और कल ये 2 दिन है, तो 2 दिन में आपको फास्ट ट्रैक के ऊपर फोकस क्यों करना है और जून में भी आपको फास्ट ट्रैक के ऊपर फोकस क्यों करना है, ये सब चीजें जो हमारा इम्पोर्टेंट है। एक क्लोजिंग मैसेज करके हमारे जोनल ओसीएम को मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा, जो क्लोजिंग मैसेज देंगे हमें। भटकर सर प्लीज। यस सर, थैंक यू दरिद्र साहब। देखो ये उन्होंने जो सेशन लिया 1.25 घंटे का, आप सबको आपका बचपन याद आ गया होगा, क्योंकि जब कोई हमें डायरेक्ट बोलता है, वो डायरेक्ट बात हमको ज्यादातर समझ में नहीं आती है। लेकिन हमारी जो दादी थी, जो हमको सुनाती थी, वो क्या करती थी, एक छोटी सी स्टोरी सुना देती थी, और उसके बाद में हम उसका मतलब हमको अच्छे से समझ में आता था। मतलब शॉर्ट स्टोरीज बट परफेक्ट कंक्लूजन। ऐसे ही तो वो स्टोरीज हमको आज भी जिंदगी भर याद रहती है। आप ध्यान में रखना, आपने बहुत सारे ट्रेनिंग लिए हो गए, एकेडमिक, बुकिश, वीडियो, ये वो कितना याद है पता नहीं है, लेकिन जो हमारे पुराने जमाने में, हमारे बचपन में जो छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से जो मतलब बताए गए थे, वो आज भी याद है? तो ये खासियत है हमारे दैतुले साहब की। टॉपिक पे तो आते ही है, लेकिन एक ऐसी ऐसी स्टोरी बताते हैं जो आपके नेट्सअप के लाइफ में, आपके फास्टैग के लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में आपको हर बार जिंदगी भर आप उसको याद रखेंगे। तो ये खासियत है दैतुले साहब की। तो थैंक यू सो मच दैतुले साहब। हम आपका इस तरह से मिनिमम हर 6 महीने में एक अच्छा सेशन एक्सपेक्ट करते हैं, और हम आपका कंट्रीब्यूशन शुरू से और अभी भी कभी नहीं भूल सकते हैं। बस इन फास्टैग के सब अचीवर से, इनके माध्यम से मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि जिस रफ्तार से आपने सेंट्रल वेस्ट जोन को छोड़ा है हाईवे पे, वो रफ्तार हम चालू रखेंगे और नए नए पायदान छूते रहेंगे। ये गारंटी के साथ ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको सेंट्रल जोन पे जिंदगी भर नाज रहेगा। ऐसा काम हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।
यस सर, केविन सर। यस, तो आज का अभी ये सेशन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। आप सभी लोगों को भी साइकिल एंड का लिए टाइम चाहिए, तो साइकिल को प्रॉपरली क्लोज करो। आज का दिन और कल का दिन है, आप सभी लोग मेंटेन हो जाओ। बस यही एक हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग फास्टैग में मेंटेन हो जाओ। और अगले महीने मतलब अभी जून का जो चालू होगा उसमें भी सब लोग अपना जो भी लेवल है उसको मेंटेन करो। उसके लिए हमारे जो भी राइजिंग स्टार के या क्लब नेट्स ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के जो भी ऑफर्स है और जो भी हमारे प्रोडक्ट डिस्काउंट्स ऑफर्स है, ये सभी के ऊपर फोकस करके ये टारगेट को कंप्लीट करो। और हम डेफिनेटली एक जुलाई महीने में स्टार्टिंग में ही मतलब यहाँ पे जितने भी अचीवर्स हुए हैं फास्ट ट्रैक के उनका एक सर्टिफिकेट मीट करने वाले हैं। बाकी सेंट्रल वेस्ट जोन का भी बहुत सारा प्लानिंग है। आप लोगों का जैसे ही साइकिल क्लोज होगा 6 तारीख को ऑलरेडी मतलब आपके जो लीडर्स हैं उन लोगों का एमसीएम होगा और एमसीएम के साथ